और जो हमने करा है उसकी नॉलेज के बिना ये वाली चीज़ें समझनी थोड़ी सी आसान नहीं है, ठीक है। हो सकती है बट मज़ा आ जाएगा एकदम अगर वो सारी चीज़ें आपको याद हैं जो मैंने अभी तक कल तक पढ़ाई हैं। ठीक है, कल हम इम्प्लीकेशन लिख रहे थे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, क्या क्या लिखे थे? हाँ, क्वांटम टनलिंग लिख ली थी हमने, क्वांटम एंटेंगलमेंट लिखा था। हाँ। क्या लिखा था? आर बीइंग सेपरेटेड, बस इतना ही लिखा है। आर बीइंग सेपरेटेड एंड आर इंट्रिंसिकली लिंक्ड। नहीं, आप क्या लिखा है अभी तक? क्या लिखा है? क्या? हाँ, कैन नॉट बी सेपरेट, ये फिर ठीक है, ठीक है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट है क्या? अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटा सा हम एक ना बॉक्स बनाओ, वहाँ पे हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखेंगे। हाँ, इसी के साथ इसको एंटेंगलमेंट को समझाने के लिए हम एक पॉलीज इंक्लूजन प्रिंसिपल लिखेंगे, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, PAULI, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है कि no two electrons in a same atom can have same quantum state. स्टेट, क्वांटम स्टेट। किसी ने सुना ये प्रिंसिपल पहले? तो वो क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉन। देखो, क्वांटम स्टेट्स का मतलब क्या होता है? हमने क्वांटम स्टेट लिखा ना, इलेक्ट्रॉन की क्वांटम स्टेट सेम नहीं हो सकती। क्वांटम स्टेट का मतलब क्या है? हमने ये बताया था कि लेवल्स होते हैं जिसके बीच में ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो जंप करते हैं, और ये कुछ सर्टेन लेवल्स ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, हर टाइप के लेवल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना? ये हमने बोला था, राइट। अब क्या है कि इसको हम बोलेंगे क्वांटम स्टेट, कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है उसको हम बोल देंगे उसकी एक क्वांटम स्टेट है। फिलहाल एक क्वांटम स्टेट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता, समझ रहे? एक क्वांटम स्टेट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकता। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि भाई दिस स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय मी, देन नो अदर इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई द सेम स्पेस। समझ रहे? हाँ, वो हटने के बाद ले सकता है, बट वंस इट इज सिचुएटेड इन दैट प्लेस नहीं रह सकता, ठीक है। अगर वैसे हर लेवल पे एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट उसमें भी ऐसा है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी एक ना प्रॉपर्टी होती है, क्वांटम स्पिन कहते हैं इसको, अगर ये स्पिन अप है तो इसको स्पिन डाउन होना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। अगर एक जगह पे एग्जिस्ट भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई क्वांटम प्रॉपर्टी अलग होनी पड़ेगी, उस जो प्रॉपर्टी अलग होती है उसको हम कहते हैं क्वांटम स्पिन, ठीक है। इतना समझ आया? अब अगर ये 100% ऑफ द टाइम ट्रू है
क्योंकि ये तो प्रिंसिपल ही हो गया, ये तो लॉ ही हो गया कि अगर एक ऐसा है तो दूसरे को ऐसा होना ही पड़ेगा, विच मीन्स अगर ये अप है तो ये डाउन हो गई, अगर ये डाउन है तो वो अप हो गई। ठीक है, इतना श्योर है। अब अगर हमने ये स्पिन अप वाला इलेक्ट्रॉन उठाया और बाहर ले गए, और स्पिन डाउन वाला इलेक्ट्रॉन उठाया और उसको बाहर ले गए, ठीक है, और उसको, और हमें पक्का पता है कि अगर ये स्पिन अप है तो वो स्पिन डाउन है, बट वी आर नॉट श्योर कि कौन सा स्पिन है अप है, कौन सा स्पिन डाउन है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करने जाते हैं तो क्वांटिटी चेंज हो सकती है। आप समझ रहे? नहीं, जब हम मेजर करने जाएंगे एक्चुअली वो फिक्स हो जाएगी। पॉइंट इज मेजरमेंट करते समय, मतलब हम क्या कहते हैं कि हमने क्वांटम सुपर इम्पोजिशन लिखा है अभी तक इसमें, अभी तक, हाँ, क्वांटम इम्पोजिशन एक्चुअली, सुपरपोजिशन क्या बोल रहा हूँ, क्वांटम सुपरपोजिशन अभी तक नहीं लिखा ना। यहाँ पे एक प्रिंसिपल और लिखना चाहेंगे, तब जाकर एंटेंगलमेंट बढ़िया समझ आएगा। एक प्रॉपर्टी और लिखो पॉलीज के साथ, क्वांटम सुपरपोजिशन। कि इन अ क्वांटम सिस्टम, या एक क्वांटम सिस्टम, नॉट इन अ क्वांटम सिस्टम, एक क्वांटम सिस्टम कैन एग्जिस्ट in multiple states simultaneously. States simultaneously. इसको इस तरह समझो, जैसे हम जब साउंड सुनते हैं, एक ये जो साउंड है, जो हम मतलब जो हम MP3 फॉर्मेट में सॉन्ग चलाते हैं, ये जो साउंड है वो किस तरीके से आती है? वो ऐसा करके कुछ आती है, ऐसा करके, ऐसा कुछ साउंड होती है, साउंड की वेव होती है, ठीक है। और इस साउंड के अंदर कौन से साउंड मिली है? तबले की भी साउंड है, गिटार की भी साउंड है, जो वोकलिस्ट है उसकी भी साउंड है, बैकग्राउंड म्यूजिक और दूसरे किस्म के होंगे, वो सारे सुपर इम्पोज्ड इसकी एक वेव में आ रहे हैं, है ना। ये सारा मतलब ये वेव की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कहते हैं, कई सारी चीज़ों को एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज कर सकते हैं हम, है ना। तो हम वो बात अलग है कि हम डिस्टिंक्ट कर पाते हैं, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो डिस्टिंक्ट कर पाता है कि इस कॉम्प्लेक्स वेव में क्या तबला है और क्या क्या है ना। ये सब हम डिस्टिंक्ट कर पाते हैं आसानी से। लेकिन द पॉइंट इज यहाँ पे सब कुछ सुपर इम्पोज स्टेट में आ रहा है। ऐसे ही क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की जब हम स्टार्टिंग करी थी, हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी? वेव पार्टिकल डुअलिटी, है ना, कि जब पार्टिकल भी वेव लाइक है, विच मीन्स इट इज पॉसिबल टू मेक इट इंटरफेयर, ठीक है, विच मीन्स इंटरफेरेंस पॉसिबल है। अगर इंटरफेरेंस पॉसिबल है तो सुपरपोजिशन पॉसिबल है, कि एक के ऊपर एक हम सुपर इम्पोज करते चले जाए किसी चीज़ को, ठीक है। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, क्या कि एक तो ये सुपर इम्पोजिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो होगा क्या कि हम अगर मान लीजिए हमने ये मेजर नहीं करा है कि कौन सा स्पिन अप है कौन सा स्पिन डाउन है, तो कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक सुपर पोजिशन की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बोथ इलेक्ट्रॉन और स्पिन अप एंड स्पिन डाउन साइमल्टेनियसली, अभी वेव इंटरफेयर कर रही हैं, ठीक है। जब हम मेजर करने जाएंगे तब हमें क्या पता चल लगेगा कि एक स्पिन अप है एक स्पिन डाउन है। एक स्पिन अप पता लगता ही दूसरा आपको पता लगेगा स्पिन डाउन है ना। कि जैसे ही आप मेजर नहीं, ये स्क्रॉडिंजर की बात नहीं है, पॉइंट ये है कि वो जो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने करा था ना, ये वाला, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमने किसी तरीके से एग्जैक्ट पोजीशन पूरे पाथ में, ये जो है ब्लेड, हाँ वही ब्लेड वाला, हाँ एग्जैक्टली, स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट, कहाँ गया ये रहा। अगर हमने किसी तरीके से यहाँ पे ना एक चीज़ मैंने बस आखिरी नहीं बताई थी, ठीक है, और ये मतलब इसलिए क्योंकि 12th की किताबों में ये नहीं लिखा है, क्या कि अगर समहाउ वी ट्राई टू ट्रैक द पोजीशन, इफ वी ट्राई टू ट्रैक द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट पास थ्रू वन ऑफ द स्लिट, इफ वी हैव एन आई हियर, ठीक है, कि हमने एक आई यहाँ पे रखी हुई है और हम देख रहे हैं कहाँ से जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कौन सी स्लिट से पास कर रहा है। अगर हमने ये देख लिया कौन सी स्लिट से पास कर रहा है, पीछे वो पैटर्न नहीं होगा, पीछे वो एक स्लिट को चूज करके वहाँ पे आपको ये मिलेगा,
आप समझ रहे हैं? नाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल, वेन एवर यू सी इट इट विल बिहेव लाइक अ पार्टिकल। मतलब सी इट का मतलब क्या है कि हमने ऑब्जर्वेशन ले ली, हमने किसी तरीके से पता करा कि यहाँ पे इस स्लिट के ऊपर हमने कोई सेंसर लगा दिया, मैं चेक करना चाह रहा हूँ स्लिट से पास कर रहा है कि नहीं। अगर हमने ये करा तो वो क्या, जैसे ही आप मेजर करते हैं वहाँ पे वो जो वेव पैटर्न है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं? हमें भी नहीं पता क्यों ख़त्म हो जाता है, बट ख़त्म हो जाता है। पॉइंट ये है वो एक्चुअली क्यों हमें क्यों, मतलब एसी से ही एक्चुअली वो जो ये है ना, हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहीं से आया है। क्या कह रहा है कि डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इन और डेल्टा पी ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा h/4π, वो यहीं से आया है। कह रहा है कि अगर आपने ये मेजर कर लिया तो ये मेजर नहीं कर पाओगे, ये मेजर कर लिया तो वो नहीं मेजर कर पाओगे, ऐसा कुछ है। आप समझ रहे हो? वो जो प्रिंसिपल है वो यहीं से आया है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, एनीवे आप इसका फिलोसफिकल इम्प्लीकेशन समझो। आपने एक चीज़ को मेजर कर लिया, आपने जैसे ही मेजर करा पोजीशन को, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ये मतलब यहाँ पे पोजीशन फिक्स हो जाएगी। ठीक है, आप क्यों, आपने मेजर कर लिया उसको, उसकी पोजीशन मेजर कर ली। समझ रहे? हमने करा क्या कि वो जितनी भी अनसर्टेनिटी है किधर आपने, अगर आपने ये पोजीशन फिक्स कर ली कि इसी पोजीशन से जा रहा है, ऑब्वियसली फिर तो वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, लेकिन बस अब क्या है कि ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, आप इसको हाइपर एक्यूरेट कर सकते हो। अगर इसको हाइपर एक्यूरेट कर दिए तो ये हाइपर एक्यूरेट नहीं रहेगा। मतलब मोमेंटम फिर कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी स्पीड से आ सकता है, फिर आप स्पीड नहीं मेजर कर पाओगे। ठीक है, हमने क्या करा, अपने इंट्यूशन से जितनी भी अनसर्टेनिटी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमसे पता है क्या कह रहा है कि आप सब कुछ नहीं पता कर सकते। हमने कहा स्क्रू दैट, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं पता कर रहे सब कुछ, हमें करना भी नहीं पता, हमें क्या खाली पोजीशन पता करनी है। जितनी भी अनसर्टेनिटी हमने मोमेंटम में पुश कर दी, तो हम ये नहीं पता कर पाएंगे किस स्पीड से टकराया था, बट वो यहीं टकराया होगा। अब समझ रहे हो कि एक बार आपने मेजर करना शुरू कर दिया तो आप एग्जैक्टली पोजीशन भी पता लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं पता लगा सकते हो। इनफैक्ट क्वांटम सेंसर सबसे एक्यूरेट सेंसर्स होते हैं। हम ना रिसेंट टाइम्स में जितनी भी टेक्नोलॉजीज आई हैं उनसे रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं वो सब अभी करेंगे। ठीक है, आज हमें सारी क्वांटम, ये जितनी भी क्वांटम फिजिक्स है, इसका जितना भी इम्प्लीकेशन है टेक्नोलॉजी के मामले में, आज हमें सारी नोट करनी है। ठीक है, तो यहाँ आ गए हम वापस, क्या कि हमने ये देख लिया कि क्वांटम स्टेट सुपरपोजिशन की हालात में आ सकती हैं कि हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं। फिर हमने ये देख लिया कि सेम क्वांटम नंबर सारे इलेक्ट्रॉन्स के एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, अगर एक स्पिन अप है एक स्पिन डाउन है। अब एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर 4-5 लाइट ईयर अवे ले जाते हैं। लाइट ईयर क्या होता है वैसे? बहुत सारा होता है, ये अच्छा जवाब है। बहुत ज़्यादा होता है। एक साल में कितना ट्रैवल करेगी? ठीक है, हमने 4-5 लाइट ईयर अवे ले गए, इसको यहीं रखा है। ठीक है, अब ये क्वांटम सुपरपोजिशन की स्टेट में थी, क्यों हमने मेजर नहीं करा। जब हमने मेजर नहीं करा तो ये सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वेव लाइक पैटर्न है। जैसे साउंड में तबला और पियानो सब जब हम वेव में मिलाते हैं वो एक सुपरपोजिशन स्टेट है। सिर्फ दिमाग हमारा बता पाता है कि हमें इसके अंदर तबले की भी साउंड आ रही है और पियानो की भी साउंड आ रही है। ठीक है, ऐसे ही सुपरपोजिशन की स्टेट है। अभी क्या है, ये स्पिन अप भी है स्पिन डाउन भी है। क्यों? क्योंकि हमने मेजर नहीं करा। जब हम मेजर कर लेंगे वो डिसाइड हो जाएगा क्या है। ठीक है, अब पॉइंट इज, अगर ये स्पिन अप है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हम ले गए, हमें ये नहीं पता है क्या है, स्पिन अप स्पिन डाउन कुछ भी हो सकता है। अगर लेकिन ये स्पिन अप है तो वो पक्का स्पिन डाउन हो जाएगा मेजर करने से पहले, लेकिन दोनों सुपरपोजिशन की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, विच मीन्स क्या है, यहाँ पे कम्युनिकेशन कितने टाइम में हो गई? इंस्टेंटेनियस। स्पीड ऑफ लाइट है ही नहीं, तो उस पे वो नहीं लगेगा, कोई लिमिट नहीं लग रही। हम वही तो हम कह रहे हैं, जैसे ही हम क्वांटम पे आते हैं ना, हम सीधे कहते हैं स्क्रू दैट। आइंस्टाइन को होगा भाई हम नहीं सुनते तुम्हारी,
आप समझ रहे हो, ये जो वियर्ड फिनोमेना है ना, हम अब क्या है कि ये जो क्वांटम फिजिक्स है ना, वो इतने वियर्ड फिनोमेना फेंक रहा था कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। हमने कोई बात नहीं, तुम पहले ये बताओ तुम कर क्या सकते हो, और फिर हमने उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू करा और पता लगा हम कुछ भी कर सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का अलग हुआ, फिर एक्सेप्शन उसका हैं, क्वांटम मैकेनिक्स से अलग हुआ, फिर ये क्वांटम मैकेनिक्स ही है, ये एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स लाइट की स्पीड से तेज। हाँ, लाइट की स्पीड से तेज नहीं, हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं ट्रेवल कराई, हमने खाली ये क्या है, इनको हम कह रहे हैं एंटेंगल्ड पार्टिकल्स। ठीक है कि ये दोनों सुपरपोजिशन की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक को मेजर कर दिया, दूसरा अपने आप कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, ये वियर्ड है, ठीक है मान रहा हूं मैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम सुपर कंप्यूटर्स बना रहे हैं इसकी मदद से, क्वांटम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ कर रहे हैं इसकी मदद से। ठीक है, समझ आ गया हमने क्या क्या लिखा अभी तक? टनलिंग आप समझ चुके हैं, सुपरपोजिशन को समझ चुके हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ चुके हैं, और एंटेंगलमेंट समझ चुके हैं ना। क्वांटम स्टेट और नंबर एक ही बात है। हाँ, नहीं, क्वांटम नंबर अलग चीज़ है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि क्वांटम स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्वांटम नंबर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत, और क्वांटम नंबर करस्पॉन्ड्स टू द एनर्जी लेवल विद इन द एटम। ठीक है, और अगर सेम एनर्जी लेवल भी है तो भी स्पिन अप स्पिन डाउन कुछ एक क्वांटम नंबर फिर भी अलग होता है, उसकी भी हल्की सी एनर्जी लेवल सेपरेटेड होती है। जो एटम का मॉडल देखेंगे उसमें हम पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे ना। हाँ, ऑर्बिटल्स पे। हर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक अपनी क्वांटम स्टेट है। फिर उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखेंगे, हाँ, ज़्यादा मिल सकता है। बिल्कुल। बस वही और ये कहाँ से आएगा? ये वेव इक्वेशन से आएगा, स्क्रोडिंजर की वेव इक्वेशन से। ठीक है, समझ आ गया क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है? उनकी स्पीड कितनी होती है? हैं जी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड एटम के अंदर कुछ भी हो सकते हैं, मतलब हम ना स्लो भी चला सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और हमने पार्टिकल एक्सेलरेटर्स जिनको हम कहते हैं वहाँ पे 99.9999 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट हमने ट्रेवल कराया हुआ है। अब वो अपनी स्टेट में ही था, मतलब फोटोन में चेंज नहीं होता। नहीं, अब इतना ज़्यादा जब हम मोमेंटम कर देंगे, मोमेंटम अगर डिटरमाइन कर देंगे, हमें उसकी पोजीशन का नहीं पता लगेगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? वो ठीक है, मतलब जो भी है हमने उन प्रिंसिपल, पता है क्या, हम दोनों काम कर सकते हैं। हमें जब पोजीशन मेजर करनी है, हम पोजीशन एक्यूरेटली, हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये नहीं कहता हम पोजीशन मेजर नहीं कर सकते, वो ये कहता है अगर वो मेजर कर ली तो ये नहीं कर सकते। तो हम क्या है, एक्चुअली हम सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन उठाए, उनकी पोजीशन मेजर कर ली, कुछ इलेक्ट्रॉन उठाए, उनका ये मेजर कर लिया। उससे ऐसा भी हो जाता है ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में मतलब बदल गया। हाँ, वो हम करेंगे अभी, प्रोटॉन प्रोटॉन में बदल गया। ये चीज़ हम करेंगे। ठीक है, अभी नहीं, थोड़ा सा और लेट। ठीक है, हम अभी उससे कम से कम 2 घंटे दूर हैं उस चीज़ से। मतलब कल। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली कल कर लेंगे। ठीक है, अभी हम क्वांटम फिजिक्स के जितने भी एप्लीकेशन है वो कर लेंगे, हो सकता है आज ही कर लें, कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताओ, हमने वेव पार्टिकल डुअलिटी लिख चुके हैं, है ना, क्वांटम सुपरपोजिशन हो गया, टनलिंग हो गया, एंटेंगलमेंट हो गया, है ना। अच्छा, लिमिट्स ऑफ डिटर्मिनिज्म, ये इतना, ये तो मैं शायद पहली क्लास में बता चुका हूँ कि क्लासिकल फिजिक्स में सब कुछ डिटर्मिनिस्टिक है, कुछ भी डिटरमाइन कर सकते हो, क्वांटम फिजिक्स पर नहीं है, है ना। ठीक है, इतना हो चुका है। अब आते हैं हम यहाँ पे, वैसे ना इस चीज़ को समझने के लिए ना एक एग्जांपल दिया जाता है, स्क्रोडिंजर्स कैट, सुना ही है? क्या है बताओ? बक्से में बंद कैट। हाँ जी, क्या कि एक बक्सा है, उसके अंदर एक, हाँ, यहाँ पे एक पॉइजन का फ्लास्क है। ठीक है, और ये कभी भी खुल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक कैट है, ऐसे करके। ठीक है, एक कैट है अब, और ये सील्ड बक्सा है। ठीक है, मैंने पूंछ बाहर निकाल दी, गलती कर दी। ठीक है, ये सील्ड बक्सा है ऐसे करके, और ये कभी भी क्या कहते हैं, जो ये पॉइजन का फ्लास्क है, ये कभी भी खुल सकता है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है अंदर क्या हो रहा है ये पता लगाने का। तो ये जो प्रिंसिपल है ना हमारा, क्या कहते हैं, ये सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल हम बता रहे थे कि जो पार्टिकल है वो वेव लाइक बिहेव कर रहा है, और इसलिए हम क्या कहते हैं कि हम एक के ऊपर एक 4-5
वाद्य यंत्रों का साउंड एक साथ हम सुपरपोजिशन कर सकते हैं उसका, है ना। अगर ये चीज़ हम कर पा रहे हैं तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है कि अभी अगर हम पूछेंगे कि इज़ द कैट डेड और अलाइव, हमारे पास कोई तरीका नहीं है अंदर बॉक्स के अंदर झाँकने का, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ बोथ। मतलब शायद बोथ कहना भी ठीक नहीं है, ये सुपरपोजिशन स्टेट में है कि अलाइव भी है डेड भी है, सब कुछ एक साथ। नहीं, हाफ डेड हाफ अलाइव भी नहीं, हमें भी नहीं पता। हाँ मतलब कुछ भी है, पता नहीं क्या है, मतलब फिलॉसफी आ गई पूरी। ठीक है, तो है जी क्या डिपेंड करता है सर, दिल्ली की कौन सी लाइफ चल रही है, 9 पे होगी तो वहाँ कह सकता है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे होगी तो चांसेस जो भी है, दिल्ली पे डिपेंड करता है सर। नहीं किसी चीज़ मतलब हमें नहीं पता अंदर क्या होगा। वो उसको हिलाएगी तो फिर हाँ, और ये ना एक ये पता नहीं, ये एक मैंने किताब पढ़ी थी, स्क्रोडिंजर्स किटन्स ऐसा करके एक किताब थी, तो उसमें ना एग्जैक्टली सेम चीज़ को उठाकर कि मान लो कि यहाँ उसने उसको भी एंटेंगल करा दिया कि किसी तरीके से मान लो ये डेड है अलाइव है, 2 बक्से हैं और यहाँ पे हमने स्पिन अप स्पिन डाउन करके डाल दिया, है ना। ये स्पिन अप है पॉइजन, ये स्पिन डाउन है, और एकदम से इसको खोलकर हमने देखा और ये स्पिन अप पता लगा, वो पता लगा स्पिन डाउन, उस समय पता लगेगा कि वो डेड थी या अलाइव। आप समझ रहे हो कितना वियर्ड, मतलब ये खाली वियर्डनेस समझाने के लिए स्क्रोडिंजर ने ना ये जो एग्जांपल दिया था सिर्फ वियर्डनेस समझाने के लिए था कि आप पता ही नहीं लगा सकते वो डेड है या अलाइव, वो सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट में है, बोथ डेड एंड अलाइव। समझ लो, सिर्फ ये बताने के लिए उसने ये एग्जांपल दिया था, अदरवाइज इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे कि इन सारे प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम अब कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज की एक डेफिनेशन लिखो। टेक्नोलॉजीज वो सारी टेक्नोलॉजीज जो इंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन का यूज़ करती हैं। ठीक है, द टेक्नोलॉजीज विच रिलाई ऑन the principles of superposition, the principles of superposition and entanglement. सुपरपोजिशन and entanglement है ना, मतलब मेनली बेस्ड किस पे है, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, एक कल मैंने मस्त जोक पढ़ा था क्या कि एक पुलिस वाला है, वो हाइजेनबर्ग को रोकता है कि डू यू हैव एनी आइडिया विद व्हाट स्पीड यू आर गोइंग। उसने कहा नो बट आई नो माई पोजीशन करंटली। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो क्वांटम कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा ना कि एंटेंगलमेंट एंड सुपरपोजिशन, है ना, इस पे बेस्ड होता है। एक्चुअली ये 2 मेन प्रिंसिपल हैं, इसके अलावा किसी भी चीज़ पे बेस्ड हो सकता है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग किस चीज़ पे बेस्ड है कि हम प्रोबेबिलिटी की जो पावर है ना क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ की, उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी की पावर क्या है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे एक प्रिंसिपल क्या कि यहाँ जैसे हम कंप्यूटिंग में हम बेसिकली जो कंप्यूटिंग करते हैं वो बिट्स की मदद से करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, बिट्स की जगह क्यूबिट्स कर रहे हैं, क्वांटम बिट्स। अब यहाँ पे बिट्स क्या होती हैं, बिट्स का मतलब एक बॉक्स है, इसके अंदर या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, एक ही चीज़ आ सकती है। यहाँ पर क्या आ सकता है क्यूबिट्स में, सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स 0 and 1, कैट इज बोथ डेड एंड अलाइव। ठीक है, विच मीन्स, और सिर्फ ये नहीं आ सकता, मान लीजिए ये तो चलो ये हो गया, ये तो एक बिट की बात हो गई। असली पावर कहाँ पर आ रही है, यहाँ पे आप एक बाइट में इतना 2 की पावर 8 खाली इस टाइप का कुछ स्टोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे डेड और अलाइव हैं।
ठीक है, ऑल ऑफ द पोजीशन सुपर इम्पोज एट वंस। ठीक है, तो एक बाइट के अंदर, यहाँ पे एक बाइट के अंदर वन बाइट नहीं रह गया, वन बाइट कितना हो गया, मतलब 256 बाइट हो गया वो। ठीक है, सिर्फ 8 खानों में आप इतना डेटा आप स्टोर कर सकते हो कि सुपर इम्पोज कर दो एक के ऊपर एक। मतलब वेव है ना, मैंने क्या बताया कि वो तो कमांड लेवल 1 या 0, हाँ वो मैं समझ गया, उसे पता ही नहीं कि नहीं वो मैं समझ गया। आप ये सोचो ना, हमारा ब्रेन कैसे कर रहा है ये काम, हमें तो ये ऑडियो फाइल मिली, ठीक है, और लेकिन हमारा ब्रेन फिर भी बता पा रहा है इस ऑडियो फाइल के अंदर मैं तबला भी सुन रहा हूँ, पियानो भी सुन रहा हूँ, वोकलिस्ट को भी सुन रहा हूँ, ड्रम्स भी हैं, सब कुछ है। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट्स हो गया। मतलब मेरे पास यही बेस्ट तरीका है इसको बताने का, मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ये, कैसे हो रहा है, ठीक है, बट हम सुपरपोज कर सकते हैं एक के ऊपर एक डेटा को। हाँ हाँ है। इनफैक्ट एआई का अब ये जो बूम आया ना, इससे जस्ट पहले हर कोई क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहा था कि भाई क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम पे चल रहा है, और हमें ये पता है कि नेचुरल सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। जितने भी नेचुरल सिस्टम होते हैं ना वो प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं। वेदर है प्रोबेबिलिस्टिक है पूरा, है ना। हम ज़्यादातर चीज़ें जो जिनको कंप्यूट करना फ़िलहाल के कंप्यूटर से डिफ़िकल्ट बैठ रहा है, वो सब प्रोबेबिलिस्टिक है। इसमें परम्यूटेशन वगैरह का यूज़ करा होगा उसमें, जो भी है, मतलब वो तो ऑब्वियसली यूज़ हो गई, मतलब बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सारे प्रिंसिपल्स का यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। अब हमारे अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि अगर इतने इनडिटर्मिनिस्टिक सिस्टम्स के लिए हमें कंप्यूटर चलना है, हम दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर पता कहाँ काम करते हैं? वेदर सिस्टम के लिए। क्यों? वेदर सिस्टम पे पूरी इकोनॉमी डिपेंडेड है, ठीक है। ये $1 ट्रिलियन वेंचर है कि अगर किसी सिस्टम ने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लिया कि आज से 1 महीने बाद यहाँ पे बारिश हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है, तो आप 1 महीने पहले इन्वेस्ट कर सकते हो कि इस फील्ड में मैं इन्वेस्ट करूँगा। आप समझ रहे हो कितना मतलब इकोनॉमिकल, मतलब इसकी जो क्या कहते हैं वेट कितना लेकर चल रहा है ये इकोनॉमिकल वेट, आप समझ रहे हो। तो और हमारे जो नॉर्मल सिस्टम्स हैं उनमें क्या होता है कि हम बाइट पे बाइट डेटा, मतलब पेटाबाइट्स का डेटा हम यूँ कर देते हैं, और इसको कहते हैं पेटाफ्लोट, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकंड कितना ऊपर है ना। पेटाफ्लोट्स में हम ऑपरेशंस कर रहे हैं पर सेकंड, इतने सारे ऑपरेशंस करे जा रहे हैं, तब जाकर हमें कुछ मिलता है कि हाँ, तब जाकर वो हमें जो गूगल पे मिलता है ना कि भाई बारिश होने वाली है, ये इतने ऑपरेशंस करने के बाद हमें ये डेटा मिलता है ना। अगर यहाँ सुपर पोजिशन ऑफ स्टेट चल रही है तो मल्टीपल ऑपरेशन साइमल्टेनियसली एक छोटे कंप्यूटर पे चलाए जा सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से ये करेगा क्या, और खाली ये बात नहीं है, हो सकता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि उस टाइप के प्रोबेबिलिटी के सिस्टम्स हम आपको पता है कंप्यूटर्स खाली डिजिटल नहीं होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स भी होते हैं। सुने एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? कोई आइडिया बताओ क्या होता है? जैसे एमीटर है, एमीटर क्या करता है? कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन है कि आप कंप्यूट करके कोई चीज़ निकाल दो, उसका वैल्यू, ठीक है। अब जैसे एमीटर है, एमीटर क्या होता है याद करो, है ना, करंट मेजर करता है ऐसे करके, ये 0 था, उसने डायरेक्शन के साथ ये करंट मेजर कर लिया मान लो, ठीक है। तो इसने भी तो कुछ कंप्यूट करा, एक फिजिकल सिस्टम के बारे में कुछ तो कंप्यूट करा इसने, ठीक है। अब यहां पे अगर आप डिजिटल कंप्यूटर डालने की कोशिश करते कुछ नहीं बता पाता, ठीक है, या मुश्किल से बताता कुछ, है ना। तो आप समझ रहे हो कभी कभी एनालॉग कंप्यूटर जो सिंपलेस्ट ऑफ चीज़ें होती हैं वो काम कर जाते हैं। हम हैं कैलकुलेटर डिजिटल है, वो एनालॉग नहीं है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हो सकता है इसको एनालॉग कंप्यूटर, वो जो टेक्नोलॉजी हम बहुत पहले छोड़ गए कि इसका कोई मतलब ही नहीं, हम डिजिटल के ज़माने में आ गए, हो सकता है इसको हम उसके साथ सुपरइम्पोज करें, ठीक है। मतलब ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग की जो टेक्नोलॉजी है अभी बहुत ज़्यादा नेसेंट स्टेज में है, हमें नहीं पता इसका हम क्या क्या कर पाएंगे, बट हमें यह पता है कि सुपर पोजिशन का पोटेंशियली सुपर पोजिशन का यूज़ करके हम हद से ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। हम बहुत छोटे सिस्टम में बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक है, अब जैसे इस पे ना हम वापस आएंगे क्वांटम कंप्यूटिंग पे, जब क्वांटम कम्युनिकेशन वगैरह करेंगे उसके बाद फिर से कि हम इनक्रिप्शन बहुत तगड़े ला सकते हैं क्वांटम सिस्टम्स की मदद से,
ठीक है। उनको तोड़ने के लिए अगर कोई चीज़ चाहिए तो भी ये ज़्यादा मतलब बेटर चीज़ लग रही है, ठीक है। एनीवे चलो ये तो हो गया क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख लो कि इंस्टेड ऑफ बिट्स वी यूज़ क्यूबिट्स, यहाँ पे वी यूज़ क्यूबिट्स, बस इतना ही लिखना है। हाँ वी यूज़ क्यूबिट्स, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बस क्वांटम बिट्स, बस सिंपल। क्वांटम बिट्स हैं क्या, वो जो कि सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल स्टेट्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, है ना। क्यूबिट्स को लिखो कि विच कैन एग्जिस्ट, इंस्टेड ऑफ बिट्स वी यूज क्यूबिट्स, क्यू नहीं हाँ क्यू यू बिट्स, क्यू यू बिट्स, क्यू यू लिख दो, क्यू यू बिट्स, क्यूबिट्स विच कैन एग्जिस्ट in multiple states simultaneously, simultaneously, ठीक है। ये हमारा एक प्रिंसिपल है, ये तो सुपरपोजिशन हो गया। हम एंटेंगलमेंट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वी कैन यूज एंटेंगलमेंट allowing for faster communication, है ना। कितना तेज हो सकता है एंटेंगलमेंट में पोटेंशियली कम्युनिकेशन, इंस्टेंटेनियसली, है ना, इमीडिएटली। अब क्या है कि हमारा जो ये कंप्यूटर है ये गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि हम जो इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं वो आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी एक स्पीड है ना, और बार बार उस जगह उस ही रास्ते से इलेक्ट्रिसिटी जानी पड़ रही है, वो गर्म हो रहा है ना। हम अगर इंस्टेंटेनियसली मतलब हम कितना भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते हैं। अब इसमें क्या है, आपने कभी वो सर्किट बोर्ड देखा होगा, उसमें जो तारे जाती हैं वो इस तरीके से जाती हैं, ऐसे खूब सारी तारे होती है ना, देखा है ऐसा, है ना। यहाँ पे कोई कंपोनेंट है, यहाँ पे कोई कंपोनेंट है, फिर यहाँ पे तारे हट जाती है, फिर यहाँ से बोर्ड के पीछे से आ जाती हैं, ऐसे करके उल्टी सीधी तारे जा रही होती हैं। इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमें बनाना पड़ता है। हम इसको भी ओवरली कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं और फिर भी कंपोनेंट के बीच में इमीडिएट इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन हो जाएगा बिना एक दूसरे को परेशान करे। वायरलेस भी बना सकते हैं, हम वायरलेस बना सकते हैं, ठीक है। तो हम मतलब वायरलेस तो ठीक है, बट फिर भी हमें कभी वैक्यूम ट्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो सुपरपोजिशन हो गया और एक हम क्या कह रहे हैं, एंटेंगलमेंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये है क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। और एप्लीकेशंस लिखो, एप्लीकेशंस वो सारी चीज़ें जो कि वैसे डिफ़िकल्ट हैं, जैसे सिमुलेटिंग मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन मतलब जैसे प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। ये जो अभी जो नोबेल प्राइज़ मिला ना प्रोटीन फोल्डिंग में, कि इन्होंने तो क्या करा, एआई का यूज़ करा, है ना, न्यूरल नेटवर्क बनाया उसके लिए, ठीक है। और न्यूरल नेटवर्क किसी तरीके से 90% एक्यूरेसी के साथ कुछ चीज़ें बना दे रहा है। न्यूरल नेटवर्क के आने से पहले हर कोई होप कर रहा था कि प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है और ये सारी प्रोबेबिलिटी चेक करने में माहिर है सुपरपोजिशन के साथ। तो हुआ क्या, एकदम से एआई वालों ने जब इसको सॉल्व कर दिया, क्वांटम कंप्यूटिंग कहीं पीछे रह गई, है ना, उसकी फंडिंग रुक गई, ठीक है। तो हो सकता है ये तो 90% एक्यूरेसी के साथ चल रहा है एआई, और एआई की प्रॉब्लम क्या है कि उसको और बेटर करने के लिए खूब सारा डेटा देना पड़ता है, और खूब सारा डेटा देने का मतलब है इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो एआई काम नहीं कर सकता। हाँ, अब लोग क्या कह रहे हैं कि ठीक है एआई ने ये प्रॉब्लम दे दी, हमने एक रूडिमेंट्री सोल्यूशन निकाल दिया, हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और फर्दर जा सकते हैं। हम तो पहले सोच रहे थे यही पूरा सोल्यूशन देगा, हम ये नहीं कर सकते कि एआई प्लस क्वांटम कंप्यूटिंग इन दोनों को मिला दें, इन दोनों की पावर्स को मिला दें और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आना शुरू हो जाए। हो सकता है अभी क्या है कि ये जो हम सोच रहे थे ना कि एआई यूं चलता चला जाएगा, ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं यूं तो नहीं, बट एटलीस्ट यूं चलता चला जाएगा। अब ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि एआई यूं चल रहा है,
ठीक है। और इन 3 ग्राफ में हद से ज़्यादा बड़ा अंतर है। क्यों? इन्फिनिट टाइम के बाद ये ग्राफ ये कह रहा है हम कुछ भी कर सकते हैं, ये कह रहा है बहुत कुछ कर सकते हैं, ये कह रहा है नहीं हमारे लिमिटेशंस हैं, है ना। कि मतलब चैट GPT 3 से चैट GPT 4 हद से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन चैट GPT 4 के बाद इन्होंने मतलब जो अभी चैट GPT 5 ला ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? उनको भी पता है कि हम कितना भी डेटा और दे दें और ज़्यादा स्मार्टर नहीं बना पा रहे उस AI को। जब भी हमें स्मार्टर बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, हद से ज़्यादा बिजली खर्च करनी पड़ रही है, ठीक है। क्यों? हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है और ज़्यादा डेटा फीड करना पड़ रहा है, ठीक है। वो करना आसान नहीं है। AI भी हम देखेंगे किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे वेक्टर्स का एक बढ़िया सा मस्त कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे लिमिटेशन है। AI इतना ही कर सकता था जितना कर दिया, ये हमने सारे लो हैंगिंग फ्रूट्स जो थे वो प्लग कर दिए इस टेक्नोलॉजी के, ठीक है। अब कुछ भी एक्स्ट्रा करना हो वो एक्सट्रीमली हार्ड होगा, ठीक है। तो हम ये काम कर सकते हैं, हम क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज़ कर लें, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, उनका सिमुलेशन प्रोबेबिलिटी की मदद से ज़्यादा बेटर हो सकता है और इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग बेटर हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। फिर क्रिप्टोग्राफी और एप्लीकेशंस लो, क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिस्कवरी, क्रिप्टोग्राफी, ड्रग डिस्कवरी अभी हम देखेंगे। ड्रग डिस्कवरी, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज करना होता है, पता है क्या करना होता है? बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ते हैं। ऑपरेशंस, बिजनेस प्रोसेसेस, बिजनेस ऑपरेशन जो लिखना चाहो, है ना। मतलब किसी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना है। जैसे ऐसा सोचो कि इंडियन पोस्ट है ना, अक्सर आपका मेल मिस कर देता है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई ठीक नहीं करना चाह रहा है, ठीक तो सब करना चाह रहे हैं, है ना। ऐसे ही आप गवर्नेंस जब आप पढ़ोगे ना, कभी अज्यूम मत करना कि लोग गलत होते हैं, ठीक है। हमारा सिस्टम हम नहीं बना पा रहे हैं बस, ठीक है, इसलिए सब कुछ मिक्स हो जा रहा है। बेस्ट ऑप्टिमाइज सिस्टम किस तरीके से बने कि जो इंडियन पोस्ट है अपने सेंटर्स किधर किधर बनाए, इनके बीच में कम्युनिकेशन के लिए किस तरीके से लिंक एस्टैब्लिश हो, है ना। और ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंटली नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे पता लगे कि ये पैकेज यहाँ तक पहुँच गया है और ये यूज़र को भी पता लग गया है ना। ये सिस्टम से अगर ऑप्टिमाइज अमेजन ये काम कर पाता है तो इंडियन पोस्ट क्यों नहीं कर सकता, है ना। तो ये जो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें करना क्या पड़ता है? खूब सारे हिट एंड ट्रायल लगाने पड़ते हैं। और हिट एंड ट्रायल यहाँ पे आप लगाओ, खूब सारी कंप्यूटेशन पावर जाएगी, यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हो। आप समझ रहे हैं? कुछ टाइप की कंप्यूटिंग ये बेटर कर लेगा इसके कंपैरिजन में, है ना। तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन हो गया। फिर मैंने मेटेरोलॉजी बताया था आपको, और आखिरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एप्लीकेशन में कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बेटर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम देखेंगे ना, वो न्यूरल नेटवर्क्स का यूज़ कर रहा है डेटा स्टोरेज के लिए। याद है मैंने आपको बताया था कि हमें नहीं पता हमारे न्यूरॉन्स एग्जैक्टली कैसे मेमोरी स्टोर कर रहे हैं। एक्चुअली वो पूरी तरह से नहीं है, हमें कुछ आइडिया है, क्योंकि उसी को ही हमने मिमिक करा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कि हम करते क्या हैं कि एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से किसी तरीके से नेटवर्क करते हैं, और किसी तरीके से नेटवर्क करने की वजह से, जैसे अभी तक हमें क्या पता है कि हम जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर जो आ रही है, ये हमारे जो ये क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं इनको लेट्स फॉर द सिंप्लिसिटी लेट्स कॉल दीज कंप्यूटर्स क्लासिकल कंप्यूटर्स, दीज आर ये क्वांटम कंप्यूटर्स और दीज आर AI बेस्ड कंप्यूटर्स, ठीक है। अब जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं वो जीरोज और वन के उसमें एक एक पिक्सल को स्टोर करते हैं, बट जो रिलेशनल, इसको कहते हैं हम रिलेशनल मेमोरी, जो हम AI में पढ़ेंगे, ये तो हो गई, ठीक है, ये आपकी क्लासिकल मेमोरी स्टोर करने का तरीका होगा। रिलेशनल मेमोरी क्या होती है? बहुत सारी मिलियंस ऑफ चीज़ों के बीच में रिलेशन बनाकर और फिर मेमोरी स्टोर होती है। समझ रहे हैं कि जैसे रिलेशनल मेमोरी क्या होगी, जैसे एक कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क में ऐसा स्टोर हो गया कि इसके बाद ये आता ही है, ठीक है, और अगर ये आता है तो जनरली ये आता है, ठीक है। ये मान लो एक रिलेशन है, अब ये रिलेशन और दूसरी चीज़ों के साथ स्टोर हो गया,
ठीक है। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट किसी तरीके से यहाँ रिलेशन के बेस पे स्टोर है और ये सारी चीज़ें जब ये स्टोर होता है तो हम वो सारी चीज़ें इमेजिन करके एक प्लेस में पुट कर पाते हैं, है ना। ये रिलेशनल मेमोरी है। सर ये हॉपफील्ड नेटवर्क से नेम दिया था, हॉपफील्ड नेटवर्क से वो कॉन्सेप्ट दिया था न्यूरल। हाँ, हॉपफील्ड या हॉफमैन, हॉपफील्ड है ना उसका नाम, जो साइंटिस्ट था। ये जो गूगल वाला बंदा है, कौन सा गूगल वाला? हॉफमैन है आई थिंक, ऑल हॉफमैन है, पता नहीं जो भी है। हाँ ये वही है, मतलब एक्चुअली क्या है वो भी एआई का यूज़ कर रहा है लोगों। सब एआई के वर्जन के न्यूरल नेटवर्क्स का वो बनाया है हॉपफील्ड नेटवर्क। हॉफमैन है, हॉपफील्ड है सर। हॉफील्ड, आर यू श्योर? यस, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024। हाँ हाँ हॉफील्ड है, ठीक है। डीप ब्लू वाला डेमेज, हाँ वही डीप ब्लू वाला नहीं है, और डीप ब्लू से एक्चुअली रिलेटेड था वो बंदा, बट एग्जैक्टली वो नहीं। मतलब उसने तो अल्फा 0 उसमें काम किया था ना, मतलब उसी प्रोजेक्ट पे। हॉपफील्ड है, हॉफमैन अलग है, हॉपफील्ड अलग है, ठीक है। हाँ तो खैर वो भी क्या है, एक न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क क्या है, बस एक रिलेशनल मेमोरी डिवाइस है, समझ रहे हैं कि हम इस तरीके से मेमोरी स्टोर नहीं कर रहे कि स्क्रीन पे हम मेमोरी कैसे स्टोर करते हैं कि इस बिट पे ये कलर स्टोर है, इस बिट पे ये कलर स्टोर है, इस बिट पे ये कलर स्टोर है, और इस तरीके से हम मल्टीपल बाइट्स ऐसे हम करते चले जाते हैं और मेमोरी स्टोर कर लेते हैं कलर बाय कलर। पिक्सेलेटेड सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। पिक्सेलेटेड जब भी चीज़ आती है उसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं होता। रेजोल्यूशन समझते हैं आप, कितना बारीकी से किसी चीज़ को देख पाते हैं। जब कोई चीज़ रिलेशनल होती है उसका अल्टीमेट रेजोल्यूशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल इसको कितना भी जूम करते चले जाओ, अगर ये रिलेशनल मेमोरी हमेशा 90 डिग्री दिखाएगा, समझ रहे हो, किसी भी एंगल पे रख लो, ठीक है। ये चीज़ ऐसी नहीं कर सकती, ठीक है। तो एनीवे, तो न्यूरल नेटवर्क इस चीज़ का यूज़ करते हैं, और न्यूरल नेटवर्क हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, ठीक है। जब हम ये एआई करेंगे ना तब देखेंगे किस तरीके से प्रोबेबिलिटी बहुत कम आ रही है। वहाँ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, डेटा मैनेजमेंट है किसी तरीके से, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम एआई तक को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग से, ठीक है। हमारे पास लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटिंग डिवाइस है अभी तक कोई बहुत ज़्यादा हमने बेटर कर नहीं लिया है। एक छोटा सा डिवाइस एग्जिस्ट करता है दुनिया में, बस इतना सा बड़ा है बस, ठीक है। ऐसा कोई गूगल पे क्वांटम कंप्यूटर डालो आपको इमेज, हाँ वो गोल्डन कलर वाला वही। एक ही बनाया है। ऐसा 2-3 बने, बट मतलब वही एक है जो काम कर रहा है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो क्वांटम कम्युनिकेशन। यस, और इसमें एक सबसे पहले टॉपिक डालो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, मतलब ये मेन कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से मतलब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली हमारा क्रिप्टोग्राफी का एक तरीका है। और देखो क्या होता है कि हमारा कोई मैसेज है, ठीक है, और हमारा मैसेज है कुछ ऐसा मान लो, और जितने भी हमारे मैसेज हैं वो सब डिजिटल टाइप के होते हैं, समझ रहे हो, इस टाइप के हमारे मैसेज होते हैं। सारे मैसेज डिजिटल होते हैं 0 1s के फॉर्मेट में, ठीक है। हाई वोल्टेज मीन्स 1, नहीं है तो 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 ऐसा करेंगे, है ना। ये हमारा एक मैसेज हो गया। अब हम जनरली क्या करते हैं कि जब भी इसको कम्युनिकेट करना होता है ना, सबसे पहली बात इसको तो एक कैरियर वेव पे हम डालते हैं। एक कैरियर वेव है जिसको इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है।
इनफैक्ट कैरियर वेव पे डालने से पहले हम क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को एक रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर की मदद से रैंडमाइज कर देते हैं। ठीक है, कि ये जो चीज़ है ये इनकरिप्ट हो जाएगी। ठीक है, जहाँ 0s and 1 दिख रहे हैं वो कहीं और 0s and 1 चले जाएंगे। कैसे जाएंगे? एक फार्मूले की मदद से। और ये फार्मूला किसको पता होगा? सिर्फ 2 ही लोगों को पता होगा कि किस तरीके से ये रीअरेंज्ड है। मतलब हमने ये जो मैसेज है ना इसको स्क्रैम्बल कर दिया, समझ रहे हैं? ये 0 1 ये जो कुछ भी था ना, ये था क्या 1 0 1 0 1 1 1 0 1, ऐसा कुछ था ना। अब इसको स्क्रैम्बल कर दिया और कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरीके से स्क्रैम्बल हुआ, ये इस मैसेज से ये मैसेज कैसे आया, एक फार्मूले की मदद से आया होगा। और उस फार्मूले को हम क्या बोलेंगे? इस फार्मूले को हम बोलेंगे की। ठीक है, और ये की किसको पता है? एक तो की इसको पता है और एक की पता है इसको। मतलब क्या है कि यहाँ पे मैसेज स्क्रैम्बल हुआ, फिर इस वेव के ऊपर लादा गया और ये वेव यहाँ से यहाँ गई, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, बट इसको क्या मैसेज मिला? इसको तो जिब्रिश मिला यार, इसका कोई मतलब नहीं है इस मैसेज का। इसको अगर डिक्रिप्ट करना है उस फॉर्मूले को दोबारा लगाना पड़ेगा वापस वो मैसेज पाने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को दोबारा लगाना पड़ेगा वो मैसेज पाने के लिए। यहाँ पे क्या होगा? ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। कैसे? इसके पास की है। वैसे सर जर्मनी यूज करते थे वर्ल्ड वॉर के टाइम। एग्जैक्टली वही है। ठीक है, लेकिन हाँ वो उनका कुछ भी स्क्रैम्बलिंग नहीं थी। आज के कंप्यूटर ऐसे ही तोड़ देंगे सर, उनका टाइम पे टेक्नोलॉजी भी कहाँ। हाँ वही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अब भयानक ही सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर के बीच में वॉरफेयर चल रहा है कि कौन बढ़िया की बनाएगा और कौन उसको डिक्रिप्ट करके दिखाएगा। ठीक है, और अब क्या है कि अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने ये जो सॉफ्टवेयर लिखा है, की बनाने का तरीका लिखा, ये किसी एल्गोरिदम से आया होगा। हमारी बेस्ट ऑफ द एल्गोरिदम भी एकदम जिब्रिश नहीं क्रिएट कर पा रही हैं, है ना। अगर जिब्रिश नहीं क्रिएट कर पा रही हैं तो कोई ना कोई ये कंप्यूटर आएगा उसको तोड़ देगा उस की को। कंपटीशन भी कराती है ना कंपनी। हाँ, कंपनी कंपटीशन कराती है भाई कौन सबसे बढ़िया इनक्रिप्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्ट करा जाता है, इसको इनक्रिप्शन कहते हैं, इसको एनक्रिप्ट करा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैसेज को एनक्रिप्ट करा और वहाँ पे जाकर डिक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, और आपको मैसेज मिल गया। हमारे सारे कम्युनिकेशन ऐसे ही चल रहे हैं। ठीक है, किसी ज़माने में जब ये कम्युनिकेशन नहीं चलते थे तो क्या होता था, कोई भी आपकी फ़ोन की तार पे यूँ लगाकर यूँ सुनता था बीच में। ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट मोबाइल नेटवर्क में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनक्रिप्शन चल रहा है। ठीक है, और यही सारी चीज़ें आपके ईमेल वगैरह हैक हो जाते थे पहले, क्यों? हाँ, एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। ठीक है, कभी कभी आपके ईमेल्स हैक हो जाते थे। ठीक है, पहले ज़्यादा, जब इंटरनेट आया था तो ईमेल हैक करना आसान था। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, बस बीच में एक यूँ कान लगाना है आपको और ये सब सुनाई दे जाएगा, है ना। अब हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे इनक्रिप्शन कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये इनक्रिप्शन भी कभी कभी, अब जब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें एट स्टेक होती हैं तो इनक्रिप्शन तोड़ने के लिए बहुत पैसे लगाए जा सकते हैं। आपको इन इनक्रिप्शन को तोड़ने के लिए क्या करना है, सुपर कंप्यूटर लगाना है बढ़िया सा। हम यहाँ घर पे बैठ के नहीं कर पाएंगे, बट अगर किसी के पास इतनी इनफ कंप्यूटेशनल पावर है कि इन सारे रैंडमाइज्ड मैसेज को बार बार लगा के हिडन ट्रायल से चेक करना शुरू करे, तो हो सकता है कि इसकी की को तोड़ दिया जाए। ठीक है, इन टाइप के अटैक को कहते हैं हम ब्रूट फोर्स अटैक, कि हम कोई चालबाजी नहीं कर रहे। ठीक है, हमने ये देख लिया चालबाजी से टूट भी नहीं रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्योर कंप्यूटेशनल पावर लगा रहे हैं, हर की को चेक कर करके देख रहे हैं बार बार। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी आजमा रहे हैं। हाँ, ठीक है, कि मतलब पेटाफ्लॉप्स ऑपरेशन जो मैं कह रहा हूँ ना, कि 2 पेटाफ्लॉप मतलब 2 × 10 की पावर कितना 18 टाइप कुछ होता है, इतने ऑपरेशंस पर सेकंड, आप इतने सारे कॉम्बिनेशन एक साथ चेक कर रहे हैं, तो फिर तो हो ही जाएगा। मतलब 8-10 घंटे में, नहीं तो 2-4 दिन में तोड़ लोगे, नहीं तो महीनों में तोड़ लोगे, लेकिन टूट जाएगा फिर वो। ठीक है, तो अगर आपको उससे भी बेटर इनक्रिप्शन क्रिएट, अब क्यों टूट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी इनक्रिप्शन के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर यूज़ करा है, और सॉफ्टवेयर हमेशा क्या है, लॉजिक पे चलता है। हमें कंप्लीटली इलॉजिकल बनाना है, और कंप्लीटली इलॉजिकल तो बन सकता है जब आउटकम एकदम प्रोबेबिलिस्टिक हो। लकीली फॉर अस वी हैव अ टेक्नोलॉजी विच इज़ बेस्ड ऑन कंप्लीट प्रोबेबिलिटीज़, वो है क्वांटम फिजिक्स।
है ना। तो हम क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करके और तगड़े इंक्रिप्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें मतलब इसरो ने ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक बार कर लिया है 300 मीटर के इसमें, कि वो क्या करते हैं, और ये क्वांटम एंटेंगल, अच्छा हाँ एक और चीज़ कि ये की और ये की एक होनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये हम कैसे इंश्योर करें, हमें ये भी तो चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर कम्युनिकेशन करना है तो जो रिसीवर एंड है और जो सेंडर एंड है दोनों में एक ही की होनी चाहिए, है ना। ये कैसे हो सकता है, ये हम एंटेंगलमेंट की वजह से कर सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पे एक मान लो 56 या 256 उसकी एक की बनाई, ठीक है, और कोई की थी और वो थी की जिब्रिश, एकदम हमें नहीं पता, हमने यहाँ भेज दी, और ठीक इसके अपोजिट स्पिन वाले पार्टिकल्स यहाँ भेज दिए, समझ रहे हैं। तो इनको भी वो की मिल गई, इनको भी वो की मिल गई। जब उस की के ऊपर लाद कर मैसेज जब भेजा गया वहाँ पर, ठीक है, उन्होंने उसी की को रिवर्स में यहाँ पे चलाया और पढ़ लिया, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी क्या है वो है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ दे आर। सबसे पहले ये तो की जो है क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, ये प्रोबेबिलिटी पे चल रही है, ठीक है, और की है, सबसे पहली बात ये की है, और फिर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डिस्ट्रीब्यूट हम कैसे कर रहे हैं, किसकी मदद से, एंटेंगलमेंट। हैं कैसे, अच्छा हाँ बट उल्टे में पड़ता है, फिर उसमें पड़ता है। नहीं, उल्टे में पढ़ने का मतलब वो नहीं है, मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 0 1 मिला तो यहाँ 1 0 मिलेगा, एंटेंगल्ड है ना पार्टिकल, एग्जैक्टली उल्टा है, स्पिन अप का स्पिन डाउन हो जाएगा, बस इतना ही। मतलब अभी देखो हम कंप्यूटर्स कहाँ से कहाँ तक आए, कभी हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, हाई प्रेशर वैक्यूम मीन्स 1, लो प्रेशर वैक्यूम मीन्स 0, ठीक है। फिर हमने मैग्नेटिक डिवाइस को यूज़ करना शुरू कर दिया कि नॉर्थ मैग्नेटिज्म 1, साउथ मैग्नेटिज्म 0। फिर हमने क्या करना शुरू कर दिया कि अब हम इसको यूज़ करते हैं कि भाई वोल्टेज अप 1, ये 0। अब हम और नीचे चले जा रहे हैं, एक स्टेप और नीचे, क्या अब हम कह रहे हैं स्पिन अप 1, स्पिन डाउन 0, ठीक है। तो हमने स्पिन की मदद से यहाँ पे कुछ क्रिएट करा, ठीक, उसके अपोजिट स्पिन यहाँ जाएगी, उसको बस एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, क्या 1 का 0, 0 का 1 कर दो, उसको कॉम्प्लीमेंट ले आओ, वो आपकी की बन गई। इतना ही तो काम करना है, ठीक है। तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ये है, लिखो कि क्यू के डी के बारे में लिखो, इट इज़ अ टेक्निक दैट अलाउज secure distribution of keys, for encrypting and decrypting messages through quantum entanglement. कंप्यूटर साइंस की भाषा में आपको पता है प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? प्रोटोकॉल्स, किसी भी चीज़ को काम करने का तरीका। कोई प्रोटोकॉल का एग्जांपल याद है? HTTP का मतलब फुल फॉर्म पता है? HTTP वेबसाइट पता है ना, http:// हाँ जी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वो क्या है प्रोटोकॉल? वो ये मतलब कोई भी वेबसाइट है उसके स्टार्ट में HTTP लिख दिया, मतलब कि हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहे हैं इस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। मतलब हमारे ये जो वेबसाइट का एड्रेस है ना, वो किस फॉर्मेट में स्टोर्ड है कि पहले मकान नंबर आ रहा है, उसके बाद कॉलोनी का नाम आ रहा है, फिर लैंडमार्क आ रहा है, फिर शहर का नाम आ रहा है, फिर पिन कोड आ रहा है। तो HTML में काम करता है। हाँ, HTML में काम करते हैं, बट वो ठीक है, बट ये एड्रेस का प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, कभी कभी वो प्रोटोकॉल हल्की सी अलग है, ठीक है। ये ट्रांसफ़र की प्रोटोकॉल है कि इस एड्रेस को किस तरह पढ़ा जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए भी एक प्रोटोकॉल मतलब अभी तक जो दुनिया में बन गई है कि अब से जितनी भी कम्युनिकेशन होंगी, दुनिया ने ये मान लिया है कि अब हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। इस प्रोटोकॉल का नाम है BB84 प्रोटोकॉल, BB84 प्रोटोकॉल। HTTP नहीं चलेगा। नहीं,
चलेगा। ये मतलब मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रोटोकॉल क्या होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा है वो किस फॉर्मेट में होगा, है ना। तो उन्होंने एक फॉर्मेट बना दिया कि ये प्रोटोकॉल का यूज़ करा जाएगा। होगी कोई प्रोटोकॉल, मतलब मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ होगा कि भाई हम हमेशा 256 बिट ही एक साथ ट्रांसफ़र करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, जो भी है, जो भी उसके नियम होंगे वो नहीं पता। ये न्यूज़ में था बस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक और न्यूज़ थी कि इसरो हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, इसरो हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड, अब क्या है कि कई लोगों ने ना, ये जैसे चाइना ने क्या कर दिया है, सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन भी कर दिया है कि मतलब वहाँ से यहाँ मैसेज सैटेलाइट के थ्रू भेज दिया, क्वांटम कम्युनिकेशन हो चुका है उनका। हमारा जो हुआ है कि इसरो हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड फ्री स्पेस QKD, फ्री स्पेस QKD क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 300 मीटर्स। ठीक है, वो जो हम कह रहे थे ना ये कि ये इतना एब्सर्ड लग रहा है कि ऐसा कैसे हो रहा है कि ये चीज़ एकदम से कोलैप्स कर जाती है ना, कि ये 4-5 लाइट ईयर अवे एकदम यहाँ पे हमें स्पिन अप मिला, वहाँ स्पिन डाउन हो गया। इसरो ने 300 मीटर पे कर दिया है इंटेंगलमेंट, यहाँ पे एक की चेक करी, एक ठीक उसकी रिवर्स वहाँ पर थी, समझ रहे। तो ये चीज़ है, चल रहा है, ठीक है। एक और चीज़ कि अब अगर हमने 300 मीटर पे कर दिया, हमें खाली यही तो करना है, ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि ये चीज़ पॉसिबल है। हम इसको सैटेलाइट से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चाइना क्या है कि न्यूज़ अच्छी बनाना चाहता तो उसने कह दिया यही चीज़ हम सैटेलाइट से कर चुके हैं, ठीक है। US वगैरह किसी को इससे मतलब नहीं है कि वो सैटेलाइट पे इतना खर्चा करके ये चीज़ करें। अगर कोई 20 मीटर पे भी अगर क्वांटम कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है ना, तो मतलब कितनी भी लेंथ पे होगी, वो लाइट ईयर्स अवे में भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो खैर एनीवे, तो इसरो 300 मीटर पे ये काम कर चुका है। फिर चाइना का लिखो, इन 2020 चाइना डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम कम्युनिकेशन by conducting a secret conference between two ground stations about 1100 kilometer apart। मीटर, हाँ, किलोमीटर अपार्ट, 1100 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा, अब ये कैसे करा, क्यों हम ये अलग से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा अलग चीज़ करी कि उन्होंने क्या करा कि अब ये जो कम्युनिकेशन है करने के लिए क्या तरीका हो सकता था कि या तो हम ये कर सकते थे कि सैटेलाइट को, ऑब्वियसली ये इतना दूर का कम्युनिकेशन या तो ऑप्टिकल फाइबर से होगा या सैटेलाइट से होगा। इन्होंने सैटेलाइट का यूज़ करा। अब सैटेलाइट की प्रॉब्लम क्या है, सैटेलाइट इज़ ओपन फॉर ऑल। हम बैठकर सैटेलाइट को कुछ मैसेज दे सकते हैं, सैटेलाइट हमें दे सकती है, ठीक है। तो अब क्या कि सैटेलाइट को इसलिए सिक्योर करना आसान नहीं होता इतना, ठीक है। बट इन्होंने कैसे सिक्योर करा कि 2 ग्राउंड स्टेशन है ना, उनको सीक्रेट की पेयर करके दी, ऊपर से की आई, है ना। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन चला कि इनको की मिली और उस हिसाब से जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है वो चला उस की के बेसिस पे, ठीक है। और उसको उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी, नहीं टूट पाया, वो तो ऑब्वियसली नहीं टूटना, ठीक है। बट ये भी ठीक है, मतलब हम कर क्या सकते हैं, हम बहुत आसानी से, जैसे हमारे मिलिट्री कम्युनिकेशंस हैं, है ना, उनको बड़े प्यार से इनक्रिप्ट कर सकते हैं, कोई पढ़ ही नहीं सकता कभी, है ना। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या आएगी कि फिर भी आपको सैटेलाइट नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, कम्युनिकेशन तो फिर भी करनी है ना 2 स्टेशन के बीच में, ठीक है। और कुछ टेक्नोलॉजीज लिखो इसके अलावा, एक है क्वांटम सेंसर्स,
आपको वो याद है कि कभी भी जैसे हमें कोई बहुत छोटी चीज़ मेजर करनी है ना, हम कैसे मेजर करते हैं, कुछ आइडिया? कि जैसे लैब में, फिजिक्स की लैब में याद है कैसे करते थे? छोटी चीज़ में कोई बहुत छोटा डिस्टेंस 1 mm तो हम नॉर्मल स्केल से कर देते हैं, 0.1 mm अगर मेजर करना है तो वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर होता है कैलिपर, है ना। फिर 0.01 मेजर करना है तो स्क्रू गॉज होता है एक, है ना, उससे हम मेजर कर लेते हैं। जब आप बहुत छोटा अगर आपको मेजर करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि जनरली उस चीज़ को डायरेक्टली मेजर करने की जगह उसे एक दूसरे डायमेंशन में ले जाते हैं। स्क्रू वॉच क्या कर रहा है, उसको सर्कुलर डायमेंशन में ले जा रहा है ना, इस तरीके से काम करता है। एनीवे हम याद है आपको जब हम ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो हमने लाइगो एक्सपेरिमेंट देखा था, और वो जो पूरे अर्थ के लेवल पे जो वॉबलिंग थी हमें 10⁻⁹ 10 इस तरीके से मिल रही थी मीटर्स में, ठीक है। इतनी बड़ी वॉबलिंग, इतनी मतलब हमें इतना माइक्रो मेजरमेंट करनी थी, इसको हमने कैसे करा था याद है? लाइट की मदद से, इंटरफेरेंस से हमने, की वेवलेंथ का हाँ हमने इंटरफेरेंस की मदद से करा था। क्यों? इंटरफेरेंस से क्या पॉसिबल हो सकता है? ऐसा क्या होता है इंटरफेरेंस में कि ये चीज़ पॉसिबल होती है? कि दो लाइट वेव मतलब एक दूसरे को छेड़ेंगे भी नहीं, उनका डिस्टेंस ही बदलेगा। क्या होता है कि ऐसा कुछ था ना, एक लेज़र आई थी यहाँ पे, हमने ये कुछ डाला था, है ना, ये गलत डाल दिया हमने, नीचे था ऐसे जाएगा, है ना, ऐसा कुछ जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये यहाँ गया, और ये दोनों चीज़ें आई, यहाँ पे हमने इंटरफेरेंस करा दिया, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने बताया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि हम पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये कहता है कि हम पोजीशन को अगर एक्यूरेटली मेजर करने चलेंगे तो मोमेंटम नहीं मेजर कर पाएंगे। हम कह रहे हैं मोमेंटम की ज़रूरत ही नहीं, हमने हद से ज़्यादा हाई एनर्जी बीम मारी, हमने सारी अनसर्टेनिटी यहाँ पे पेल दी, है ना, ज़्यादा एनर्जी दे दी, मतलब हमने खूब ज़्यादा उसको मोमेंटम कर दिया। मोमेंटम ऐसा कुछ रिलेशन होता है, ऐसा मानो मोमेंटम का एनर्जी के साथ, ठीक है। तो हमने सारा का सारा मोमेंटम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कि यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस पैटर्न न्यू हो रहा है तो हमें वॉबलिंग मेजर हो जाएगी, ठीक है। अगर इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो लाइट मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डार्क मिलेगा। अगर हमें बार बार लाइट डार्क मिल रहा है मतलब वॉबलिंग हुई है। हमने पोजीशन, आप देख रहे हो, हमने पोजीशन मेजर कर ली, है ना। मैं कह रहा हूँ बहुत ही कम मान लो वो हुई है, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, मान लो हमें पूरी लाइट और डार्क नहीं मिली, हमें अगर इंटेंसिटी में भी चेंज मिली है ना, मतलब कि 4 मिलियन लूमेंस ऑफ लाइट एंड 300.5 मिलियन लूमेंस ऑफ लाइट, है ना। अगर इसके बीच में भी हमें कुछ मिला तो भी हम बता सकते हैं कि हाँ ये वॉबलिंग हुई। हमने क्या मेजर कर लिया, अब कितना प्रेसिजन मेजर कर लिया, अर्थ के डिस्टेंस पे 10⁻⁻10 इसकी मदद से, इंटरफेरेंस की मदद से। और क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि वेव नेचर है हर चीज़ का। इंटरफेरेंस कब होती है, जब वेव नेचर होता है, ठीक है। और हम डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं, हम सुपरपोजिशन की मदद से मेजर कर रहे हैं, क्योंकि सुपरपोजिशन में अगर पॉजिटिव एम्पलीट्यूड प्लस पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आया है तो फिर वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव माइनस हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो हमने क्या करा, इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा एक्यूरेटली किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। तो हम क्वांटम सेंसर्स कैसे बनाते हैं, हम इस तरीके से बना सकते हैं। वो बात अलग है कि ये जो सेंसर है, जितनी छोटी चीज़ हमें मेजर करनी पड़ती है ना, सेंसर को उतना बड़ा बनाना पड़ता है। ये सेंसर कितना बड़ा है, 4 किलोमीटर के आर्म्स हैं, ठीक है। मतलब आपको जितना बड़ा माइक्रोस्कोप बनाओगे ना उतना छोटी चीज़ मेजर कर देगा, इस तरह सोचो, ठीक है। तो एनीवे, तो क्वांटम सेंसर्स क्या होते हैं, ये कई सारी टेक्निक्स को, क्वांटम फिजिक्स हमें कई सारी चीज़ें दे रही है ना। और इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करके हम कुछ ऐसा हाइपर सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन अगर ले पाएँ, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटम सेंसर, ठीक है। तो लिखो कि वेरियस टेक्निक्स कैन बी यूज्ड टू मेक hypersensitive measurements.
हाइपर सेंसिटिव मेजरमेंट्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं यूजिंग इंटरफेरेंस। ठीक है, एग्जांपल लिख देना LIGO। हाँ हाँ, ये एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल, ये एग्जांपल था। जैसे इंटरफेरेंस का हम यूज़ कर सकते हैं, क्वांटम इंटरफेरेंस, है ना। हम लाइट का इंटरफेरेंस कर रहे हैं, वैसे पार्टिकल का भी कर सकते हैं। और अगर हम क्वांटम फिजिक्स की माने तो लाइट इज बोथ वेव एंड अ पार्टिकल। अगर हम लाइट का भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं वो भी क्वांटम फिजिक्स ही है। ठीक है, दूसरा हम कर सकते हैं एंटेंगलमेंट प्रिंसिपल का यूज़। for measuring time and other states, time and other physical properties, What time? and other physical property, Another physical properties. other physical properties. ठीक है, इसके अलावा कुछ और अदर क्वांटम टेक्नोलॉजीज करके लिखो, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एक एक क्वांटम मेट्रोलॉजी। एक्चुअली क्वांटम मेट्रोलॉजी ना, मटेरियोलॉजी और मेट्रोलॉजी में अंतर क्या है? तो बारिश में उसको यस, वो मेट्रोलॉजी होती है, मटेरियोलॉजी वीडियोस मेटेरियोलॉजी, है ना। मेट्रोलॉजी माने, मेट्रोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, तो क्वांटम मेट्रोलॉजी मीन्स मेकिंग हाइपर सेंसिटिव सेंसर्स। हाँ जी, मीटर आ गया ना वहाँ पे, मीटर से बनाया है। नहीं, मीटर मेट्रोलॉजी, मेटेरियोलॉजी हो जाएगी। मेटेरियोलॉजी बारिश के लिए। हाँ, स्पेलिंग क्या होगी? METR, मेट्रो। मेट्रो, हाँ जी, ये वाला। है, हाँ ये वाला मेट्रो। ठीक है, इसके अलावा क्वांटम सिमुलेशन। मेट्रोलॉजी मतलब मेकिंग प्रिसाइज कैलकुलेशंस, बस मेकिंग प्रिसाइज मेजरमेंट्स। ठीक है, अगर आपको लिखना हो ब्रैकेट में लिख लेना, है ना, मेकिंग प्रिसाइज मेजरमेंट्स। इंडिया का मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पता है कहाँ है? मेट्रोलॉजी तो आपको पता है, हमारे देश में जो टाइम है उसकी सबसे एक्यूरेट क्लॉक कौन मेंटेन कर रहा है? देश की सारी घड़ियाँ किसके हिसाब से अलाइंड है? यूपी में नहीं, वहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि वहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा उसको, लेकिन वो टाइम किसने मेजर करा है? हैं? नहीं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी पता है कहाँ है? दिल्ली। यहीं पे पूसा इंस्टीट्यूट। हाँ, इसके अंदर है, कभी जाना, मज़ेदार जगह है। कहाँ पे सर? यहीं तो है, 1.5 किलोमीटर दूर, पूसा इंस्टीट्यूट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नहीं, वहाँ पे ना कोई वो भर देना कि मैं एक रिसर्च पेपर सबमिट करने जा रहा हूँ। मैंने भी ऐसे ही भर दिया था। नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी। हाँ, तो ऐसे नहीं जा सकते? नहीं जा तो सकते हैं, मेरे को नहीं पता, मैं तो पेपर लेकर गया था कि सर ये कंपटीशन है, इसमें पार्टिसिपेट कर। जीते सर उसमें? नहीं, किसी से कंपटीशन था? ये ऑब्वियस सी बात है। किसी से कंपटीशन था? उसमें ये वहाँ पे ना उन्होंने आइडियाज़ मांगे थे कि हम और ज़्यादा प्रिसाइज टाइम की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि भाई ओके, ऐसे मैंने ये इन्हीं क्वांटम चीज़ों का इस्तेमाल करा क्या कि आप टाइम की अभी कैसे मेजरमेंट कर रहे हो, सीजियम एटम है उसके वाइब्रेशंस मेजर कर रहे हो, कभी भी टाइम की मेजर है, या जैसे आप पेंडुलम है उसकी वाइब्रेशन मेजर करते थे कभी हम,
है ना, हम और ज़्यादा एक्यूरेट हो गए, क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन, सीजियम एटम के क्रिस्टल की वाइब्रेशन महसूस करने लगे। सबसे तगड़ा वेव नेचर कब आता है? आप वेव ही मेजर कर रहे हो ना, सबसे तगड़ा वेव नेचर कब आएगा बताओ? हाँ, सबसे कम वाइब्रेशंस आप मेजर करो, सबसे ऐसी माइन्यूट वाइब्रेशन कहाँ पे मिलेगी? इलेक्ट्रॉन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स की मिल जाए। क्या हम किसी चीज़ को एकदम वेव लाइक, आपको कोई तरीका पता है किसी भी मैटर को वेव लाइक बनाने का? वैसे सब वेव लाइक होते हैं, लेकिन प्रॉपर वेव लाइक किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है। एग्जैक्टली, मैंने कहा कि ऐसा करते हैं अपन, हाइड्रोजन एटम को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको एक कन्फाइंड फील्ड में रखेंगे और उसकी जो वाइब्रेशन है उसको मेजर करेंगे, इससे टाइम मेजर करेंगे। नहीं, दो उस तक गया, वो 7 लेवल थे, 2 लेवल तक गया वो पेपर। उन्होंने कहा आपने कोई तरीका नहीं बताया ये करने का। ठीक है, ये सिर्फ आइडिया है, आइडिया तो कोई भी बोल सकता है। आइंस्टाइन ने कुछ पार्टिकल का नाम तो दिया था, बोसोन्स। हाँ, वे कैसे? नहीं, उन्होंने नाम नहीं दिया था। हमने क्या करा कि जब खूब सारे वो जो नए पार्टिकल हमें मिल रहे थे ना, ये हाँ, ये ना यहाँ पे ये फ्रांस स्विट्जरलैंड की बाउंड्री में एक बड़ा वो पार्टिकल एक्सेलरेटर बनाया। पार्टिकल एक्सेलरेटर याद है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इलेक्ट्रॉन को हम इतनी स्पीड से हम एक्सेलरेट कर चुके हैं। कैसे करते हैं एक्सेलरेट कि एक ना लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर इसको कहते हैं, कि हमने ना इस टाइप की एक मशीन बना रखी है कि पहले तो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को ना एक्सेलरेट करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि हम सर्कल में एक्सेलरेट कर पाते हैं। हाँ, साइक्लोट्रॉन कहते हैं उसको। कि हम क्या करते हैं कि हम उसमें ना मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड देते हैं ना, वो सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश करती है। अब पूरे रास्ते में हम अगर मैग्नेटिक फील्ड देंगे वो एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन होता है। ठीक है, इसको हम एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं, इसको कहते हैं सिंक्रोट्रॉन। क्या कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है वैसे वैसे हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी स्टेप अप करें। ठीक है, बट क्या है कि एक सर्कल के अंदर कितना ही वो कर पाएगा एक्सेलरेट। फिर हम क्या करते हैं, उसे एक लार्जर सर्कल में डालते हैं, फिर एक लार्जर सर्कल में डालते हैं। जो सबसे बड़ा सर्कल है ना वहाँ पे, वो 30 किलोमीटर कुछ का है। 30 किलोमीटर का? हाँ, वो टनल बना रखी है पूरे अच्छा, खेतों के नीचे से। इलेक्ट्रॉन को कैसे होती है? हाँ, तो इसको क्या है कि हमने ट्यूब के अंदर, इतनी मोटी ट्यूब है, उसके अंदर ये पूरा एक्सेलरेशन हम चला रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गन से करते हैं। हाँ, इनिशियली तो इलेक्ट्रॉन गन से हमने शूट कर दिया कि क्या करा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कुछ रखा और उसमें एक छोटा सा छेद करा, यहाँ पे नेगेटिव कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और वहाँ से वो एक्सेलरेट करके जाएगी और उस गन से कुछ निकलेगी। बट एक बार ये निकल गई, इसको और एक्सेलरेट करना है तो मैग्नेटिक फील्ड में डालो। समझ ना क्या हो रहा है? तो इसको हम कराते हैं और फिर क्या करते हैं, सिर्फ ये नहीं करते हम, जब ये चीज़ आती है ना, कुछ पार्टिकल को हम अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टनल चल रही हैं, एक यूँ एक यूँ एक यूँ एक यूँ, और फिर यहाँ पे हमारे पास एक लैब बढ़िया सी बनी हुई है, खूब बड़ी। ठीक है, फिर दोनों ट्यूब में यूँ इलेक्ट्रॉन्स को 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, 99 प्लस उसके बाद 4 9, इतनी स्पीड ऑफ लाइट से दोनों तरफ से आते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको यूँ शूट करा देते हैं, बिठा देते हैं। और हाँ, और उसके बाद हम क्या करने की कोशिश करते हैं, हमारी फिजिक्स ये कहती है इतने एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो इलेक्ट्रॉन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल जाते हैं हमें। हाँ, तो वो जो जितनी भी चीज़ है ना वो यहाँ से मिलेंगी। अब यहाँ पे खूब सारे पार्टिकल मिले थे, उनमें से एक का नाम हमने बोसॉन रख दिया। इलेक्ट्रॉन अपने आप में सबसे छोटी पार्टिकल है। नहीं, वो उसके नीचे क्वार्क्स हैं, क्वार्क के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रॉन वगैरह सब कुछ बने हैं। तो हमारी जो अभी हम पढ़ेंगे, एक्चुअली हम जल्दी करते हैं कोशिश, हमें न्यूक्लियस पढ़ना है, फिर न्यूक्लियस के अंदर सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स देखने हैं, और फिर स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स आता है एक, है ना, वो करना है। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स पे 2-3 बार सवाल आए हैं यूपीएससी में। ठीक है, ये हो गया। फिर क्वांटम मेट्रोलॉजी हो गया, एक है क्वांटम सिमुलेशन। क्वांटम सिमुलेशन, अब क्या है कि यूपीएससी ना बड़ा लाइटली नेम ड्रॉपिंग कर देता है। ठीक है, बात यह कि इनके पीछे के कॉन्सेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, क्वांटम सिमुलेशन हो गया, एक क्वांटम इमेजिंग, क्वांटम सिमुलेशन, एक क्वांटम इमेजिंग। इन सारी चीज़ों में हम प्रोबेबिलिटीज़ और रिलेशनल मेमोरी का यूज़ करते हैं एक इमेज को रीजनरेट करने के लिए या किसी चीज़ को सिमुलेट करने के लिए, है ना। हम क्या है कि मिलियंस ऑफ सिमुलेशन एक साथ चला सकते हैं।
है ना, जैसे मैंने बताया ना बिजनेस प्रोसेसिंग को हम कर सकते हैं आसानी से, ये वो चीज़ है। ऐसे ही हम इमेज पे कर सकते हैं। ठीक है, इतने फास्ट कैमरास कैसे बना लिए किसने? मतलब साइंटिस्ट ने हाँ कि वो 1 ट्रिलियन फ्रेम्स पर सेकंड में। नहीं, वहाँ पे भी हम एक्चुअली लाइट को मेजर ही नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं कि उन्होंने पल्स दी है, फिर एक पल्स दी है, फिर एक पल्स दी है, पहली पल्स से एक फ्रेम ले रहे हैं, अगली पल्स से दूसरा फ्रेम ले रहे हैं, तीसरी से, और इस तरीके से हमें धीरे धीरे चलती दिखाई दे रही है। हमने करा क्या है कि वो जो पल्स है ना, वो कितनी तेज़ी से हम यहाँ पे पल्स दे रहे हैं और यहाँ पे कितनी तेज़ी से दे रहे हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी का बहुत हल्का सा अंतर रखा है। एक स्लो लाइट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। स्लो लाइट हम्म। जैसे कैसे? भूल गया। क्या स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाती है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मीडियम भी स्लो हो जाती है ना जब रिफ्रैक्ट होती है। Propagation optical pulse other modulation of an optical carrier at a very low group velocity। वही कि ये कि हम क्या कर रहे हैं कि पल्सेस दे रहे हैं, ये वही चीज़ है, ये स्लो लाइट यही है। फिर कि हम क्या कर रहे हैं कि पहले एक पल्स दी उसको, लेकिन इस फ्रेम पे चेक करा, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी ना मान लो एक स्टेप ज़्यादा है ना इससे, तो क्या है कि ये जब आएगी, पहले तो यहाँ करा था, अगर ये थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो अब हल्का सा पीछे कर लेगी, फिर थोड़ा सा पीछे, फिर कहने का मतलब है जिस पल्स से लाइट को दे रहे हैं हम, उससे हल्की सी तेज़ फ्रीक्वेंसी करके हम इसको दे रहे हैं। बट हमें पता है इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी थी, इतनी फ्रीक्वेंसी इसकी थी, इन फ्रीक्वेंसीज़ को एक फार्मूले में ला के हमें स्पीड ऑफ लाइट मिल जाएगी। समझ रहे हैं? वो इस तरीके से मेजर कर रहे हैं। हाँ वो नहीं, बट क्या है कि ये अब पता नहीं इसको वन वे आप बोलोगे कि नहीं। लाइट को हाँ तो जो भी है मतलब इंसानी इसकी ना मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कि अगर वो हमें कहता है ना नेचर कि आप ये काम नहीं कर सकते, ठीक है, उसको करने का एक अलग ही तरीका हम निकाल लेते हैं। नहीं ठीक है, चलो अब हम करते हैं न्यूक्लियर। NUCLEUS न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर हम यहाँ जाना चाहेंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ पर, कोशिश करते हैं तेज हो जाए, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, कुछ आइडिया? वो तो होता ही है ऐसा तो AMU तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होती है। हाँ हाँ इसकी डेफिनेशन, हाँ पहले AMU की डेफिनेशन लिखो, एटॉमिक मास यूनिट। हाँ प्रोटॉन का मास के लगभग होता है, इनिशियली हम यही बोलते थे, है ना। अच्छा आपको पता है कि ये हमें मिले कैसे प्रोटॉन्स वगैरह? प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, कुछ आइडिया? प्रोटॉन्स। हाँ हमने अभी तक ये बताया इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने करी है? रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड क्या था कि उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को, हाँ 1890s में ना अल्फ़ा पार्टिकल की डिस्कवरी एक्चुअली इसने करी, और अल्फ़ा पार्टिकल से रिलेटेड जितने एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हैं इसने सारे कर डाले। इसने क्या करा, अल्फ़ा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर डाला, कुछ निकला तो मॉडल निकल गया। फिर ये अल्फ़ा पार्टिकल को जब बहुत ज़्यादा बोर हो गया तो यूँ हवा में मारने शुरू कर दिए, एटमॉस्फेयर में। और फिर कुछ डिटेक्टर्स ने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट करे, हाइड्रोजन के आयंस। अब इसको नहीं, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन का आयन का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन उठाकर हमने निकाल दिया, सिंपली प्रोटॉन हो गया, ठीक है। वो कह रहा है यार इतने तो हाइड्रोजन होते भी नहीं ऊपर, ये हाइड्रोजन का आयन कहाँ से हो गए? क्यों, हमें कैसे पता नहीं होते? क्योंकि हाइड्रोजन का तो डिटेक्टर हमारे पास था, ऐसे नहीं मिल रहा हमें हाइड्रोजन, लेकिन अल्फा पार्टिकल शूट कर रहे हैं, एकदम से हाइड्रोजन आयन मिल रहे हैं। उसका क्या कहना था, मतलब वो ये कह रहा था यार ये एयर किसकी बनी है, एयर में क्या होता है बताओ? हाँ गैसेस कौन सी होती हैं? मेनली नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, है ना। तो उसका ये स्पेकुलेशन था, ज़रूर ये जो मैं अल्फा पार्टिकल मान रहा हूँ हाई एनर्जी वाले, इन नाइट्रोजन के एटम से टकरा रहे हैं। और उसके मॉडल तो उसके दिमाग में क्लियर हो चुका है अब क्या, कि सब कुछ सेंटर में होता है। ये नाइट्रोजन के सेंटर से टकरा रहे हैं, और नाइट्रोजन का सेंटर जब टूट रहा है तो उसके अंदर से हाइड्रोजन एटम निकल रहे हैं। समझ रहे हो क्या हुआ? हाँ जो भी है, उसने अल्फा पार्टिकल बोलो, उसने माइन्यूट फिशन कर दिया कि उसने अल्फा पार्टिकल इतने तेज मारे नाइट्रोजन एटम पे, उसने एयर में मार दिए ना, ऐसी खुला छोड़ दिए। वो ये कह रहा है कि ज़रूर ये ना नाइट्रोजन के सेंटर को हिट करे होंगे और वहाँ से कुछ निकला। कि बड़ा एलिमेंट छोटे में। हाँ
अब इसको करने के लिए अब क्या है कि इसी चीज़ को वो कर रहा है कि अब मैं कन्फाइंड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उठाया वही चीज़ एक नाइट्रोजन की ट्यूब में एक्सपेरिमेंट करी और फिर से अल्फा पार्टिकल मारे। अब तो पक्का श्योर है नाइट्रोजन का ही है, अब अंदर और कुछ तो हो नहीं सकता। उसने फिर से मारे, सेम रिजल्ट। ठीक है, तो उसने क्या मतलब इससे क्या कंक्लूड हुआ, ऑल थिंग्स आर मेड, ऑल न्यूक्लियस आर मेड ऑफ हाइड्रोजन टाइप न्यूक्लियर। ठीक है, फिर उसने कहा मतलब जब इस चीज़ को उसने मतलब थोड़ा सा सोचा और फिर ये चीज़ कही कि हो सकता है हाइड्रोजन न्यूक्लियर अपने आप में किसी चीज़ का बना है। इसको नाम दे दिया उसने प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स मतलब लिटरली प्रोटॉन मीन्स द फर्स्ट, है ना, एक चीज़ जिससे सब कुछ बना है ना, तो उसने इसको नाम दे दिया प्रोटॉन कि इसका न्यूक्लियस प्रोटॉन से बना है। और यही प्रोटॉन फिर नाइट्रोजन वगैरह हर किसी में होते होंगे, तो हर चीज़ में मार के देखे और उसको प्रोटॉन मिल रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी ऐसे हुई। और ये भी आसानी से पता लगा लिया गया कि ये जो कुछ भी मिल रहा है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्यों? फिर से उसने मैग्नेटिक फील्ड में लगाया, नाउ इट इज़ बिहेविंग लाइक पॉजिटिव चार्ज, विच मीन्स अंदर कुछ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, प्रोटॉन की तरफ कर रहा है। ठीक है, मिल गया प्रोटॉन। फिर कुछ टाइम बाद ये थे, इनका क्या नाम था, चैडविक हैं, हाँ जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या करा, यही अल्फा पार्टिकल्स को, अब क्या है कि नेगेटिवली चार्ज को डिटेक्ट करना आसान है, पॉजिटिवली चार्ज को डिटेक्ट करना आसान है, न्यूट्रल चार्ज को डिटेक्ट करना आसान नहीं है। ये जब मेजर करने जा रहे थे ना, जब ये मेजर कर रहे हैं कार्बन का मास, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 6, प्रोटॉन कितने आ रहे हैं 6, इसमें मास ऑलमोस्ट 0 है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल। इसमें मास कितना है 6 यूनिट। ये पहली बात, बाकी का 6 यूनिट कहाँ से आ रहा है? ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है इसकी, चलो लिखो पहले डेफिनेशन लिखो कि एटॉमिक मास यूनिट इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम, 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम। हम एक्सपेरिमेंट किया तो इसीलिए, कार्बन पे किया तो इसीलिए नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपाउंड दुनिया में सिर्फ कार्बन के मिल रहे हैं हमें, और हमें कार्बन के ही कंपाउंड ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि पहली बात तो उसकी टेट्रावैलेंसी वगैरह होती है, दूसरा हम ऑर्गेनिक लाइफ के ज़माने में जी रहे हैं। इतने सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, है ना, लाइफ फॉर्म्स के अंदर, कि सब कुछ कार्बन का ही मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हमने कार्बन ले लिया। ठीक है, चलो ठीक है। एक तो हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है क्या, कि हमें कुछ एडिशनल मास नहीं समझ आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है एटम्स के अंदर। ठीक है, दूसरा फिर चैडविक ने ये एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने क्या करा, इन्हीं अल्फा पार्टिकल्स को अब बेरिलियम के इसमें डाला। ठीक है, बेरिलियम का ये जो क्या कहते हैं इसको, बेरिलियम का जो एटम है बेरिलियम की शीट पे डाला। ठीक है, फिर इससे हुआ क्या कि एक अननोन टाइप की रेडिएशन निकल कर आई, और इस अननोन रेडिएशन को जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के थ्रू पास करा, ये कहीं डिफ्लेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर इसको एक और चीज़ पे फेंका था रेडिएशन में, हाँ, इसको पैराफिन वैक्स के सामने डाला। ये जो इन्होंने क्या करा है अब, कि ये जो एटम है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल शूट करे, अब यहाँ से जो भी चीज़ निकल रही है, कुछ तो प्रोटॉन निकल रहे हैं। ठीक है, प्रोटॉन को तो उन्होंने एक फील्ड के अंदर डालकर प्रोटॉन को तो डिफ्लेक्ट करा दिया, अभी भी कुछ निकल रहा है। ठीक है, इसको वो पैराफिन वैक्स के ऊपर शूट करवाया। जब शूट करवाया उसकी मदद से उन्होंने चेक करा ये कितना पेनिट्रेट कर रहा है। जितना पेनिट्रेट कर रहा है उसकी मदद से ये निकाला कि ये जो भी पेनिट्रेशन हो रहा है, ये हम इस पेनिट्रेशन से हम ये बता सकते हैं इसका मास कितना होगा। तो वो जो पेनिट्रेशन था विजिबल रेंज के अंदर, नहीं, ये तो न्यूट्रॉन का पेनिट्रेशन है ना, वो किसी तरीके से ये पता लगा पा रहे हैं, ये जो न्यूट्रॉन है ना इस जगह तक पेनिट्रेट कर रहे हैं। कैसे पता लगा रहे हैं? क्योंकि जब न्यूट्रॉन पेनिट्रेट करता है वहाँ के न्यूक्लियॉन्स, मतलब जो न्यूक्लियस है ना, उनके साथ कुछ इंटरेक्शन करेगा, उनको रेडियो एक्टिव बना देगा, है ना। तो क्या करा इन्होंने, ये करा तो वो न्यूट्रॉन्स वहाँ पे कहाँ तक का जो मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव हो चुका है, उन्होंने ये मेजर करा। जहाँ तक ये पेनिट्रेट हुए हैं उस हिसाब से उन्होंने पता लगाया कि ये एग्जैक्टली उतना ही हैवी है जितना कि प्रोटॉन है, बट इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में डाल रहे हैं कहीं डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, विच मीन्स देयर इज अनचार्ज्ड पार्टिकल विद द सेम मास एज ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है, तो हमें सबसे पहले मिला इलेक्ट्रॉन, फिर मिल गया हमें प्रोटॉन, और फिर हमें क्या मिल गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास एग्जैक्टली सेम एज ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, बहुत स्लाइट अंतर, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमें 3 चीज़ मिल गई। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, क्या हमें ये पता लग गया कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ठीक है, अब लिखो एटॉमिक नंबर। इज इक्वल टू टोटल, इसको हम कैसे लिखते हैं, Z। ठीक है, ब्रैकेट में Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। क्यों? क्योंकि कार्बन का एटम है, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अभी भी ये कार्बन का ही एटम है ना। तो न्यूट्रल एटम में लेकिन हम चेक करेंगे कि ऐसा है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब जो भी बराबर है ना। फिर लिखो मास नंबर, मास नंबर ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल मास हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ आती है सवाल, क्या कि ये क्या सवाल कि प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है ना, और क्या 2 पॉजिटिव चार्ज एकदम इन्फिनेटली स्मॉल स्पेस में कन्फाइंड रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, क्योंकि 1/r² है, इन्फिनाइट हो जाना चाहिए फोर्स ऑलमोस्ट, है ना। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 2 प्रोटॉन एक साथ यूँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, मान लो कुछ न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है, स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, बट 2 प्रोटॉन एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? इनफैक्ट क्या इनका कोई कूलम बैरियर नहीं है? इसको कूलम बैरियर कहते हैं। कूलम माने चार्ज का यूनिट है ना, कूलम, है ना, कूलम बैरियर, कि 2 कूलम्स एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ को वो करने के लिए हमने मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करे, जैसे लार्ज हैड्रोजन कोलाइडर वगैरह के एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमें एक चीज़ पता लगती है कि जब भी हम कितनी एनर्जी दें कि ये एटम टूट जाएगा, है ना, मतलब ये इतनी एनर्जी के साथ स्टोर्ड है। असमझ में, जैसे कि मैं कितनी एनर्जी दूं, यहाँ पर या ये पेन यहाँ पर रखा है, इसको कितनी एनर्जी से पुश करूँ कि ये उछल के नीचे आ जाएगा, है ना। हम ऐसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कितनी एनर्जी से बम्बार्ड करें कि ये टूट जाएगा, है ना। अगर उतनी एनर्जी पे ये टूट रहा है, विच मीन्स इतनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड है। और जब हम ये करने की कोशिश करते हैं, हमें ये पता लगता है कि इसके अंदर वाकई में कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेज में एक्ट कर रही हैं। ठीक है, हमें 2 फोर्सेज और मिलती हैं। अभी तक आपको कितनी फोर्सेज के बारे में पता है? और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज और ये जो भी है ना, इन्हीं फोर्सेस के बारे में पता, और किसी के बारे में नहीं पता। हम जब इसको बम्बार्ड करते हैं, उससे कई, हमें ये पता लगता है इससे कई गुना ज़्यादा फोर्स से ये अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, इन फोर्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, नई ही किस्म की फोर्सेस हैं ये, ना ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, यानी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। ठीक है, ये कौन सी फोर्स है? मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये इनकी कुछ लोगों ने ये कहा इनिशियली कि हो सकता है न्यूट्रॉन, ये जो न्यूट्रॉन्स हैं ये इतना स्पेस क्रिएट कर दें, या इनका जो मास है वो इतना हो कि ये चारों चीज़ें ग्रेविटी की वजह से ही हों। लेकिन ग्रेविटी हद से ज़्यादा वीक फोर्स है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे कई गुना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। हमें कैसे पता ग्रेविटी वीक फोर्स है? कि अगर हम यूँ कर दें ना इसको, यूँ एक से यूँ, ग्रेविटी अगर वीकर नहीं होती तो फिर ये गिर जाता। बड़े मैग्नेटिक फोर्स ने ही इसको पकड़ के रख लिया। ग्रेविटी तो फोर्स नहीं, वो ठीक है, बट ग्रेविटी एक मतलब उस सेंस में एक फोर्स है। जो भी मैसिव ऑब्जेक्ट है वो एक फोर्स है जो कि स्पेस टाइम को वॉर्प करता है। एक्चुअली सिर्फ ग्रेविटी स्पेस टाइम को वॉर्प नहीं कर रहा, मैग्नेटिज्म भी एक किस्म से कर रहा है।
उस चीज़ को, ठीक है। चलो, तो हमें दो टाइप की फोर्सेस मिली जब हमने ये करा ना, और हमने देखा कि कितनी फोर्स की ज़रूरत पड़ी इसको हटाने के लिए, कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, उस सबने दो और फोर्सेस डिस्कवर करी, ठीक है। देखो, टू टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, it holds protons and neutrons together. Neutrons together, ठीक है, ऑब्वियसली इन अ न्यूक्लियस। उसके बावजूद इट इज, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इट इज 130 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कूलम फोर्स, 130 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लिख लो, कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। So 130 or 130? 130, 130 Stronger than? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, हाउएवर इट इज शॉर्ट रेंज, इट इज शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज का मतलब कि बहुत करीब ही कोई चीज़ आ जाएगी तब ये फोर्सेस एक्चुअली एक्टिव होंगी। जैसे ये होता है ना शॉर्ट रेंज, अगर किसी चीज़ को बनाना करना क्या पड़ेगा, ये r² जो हो रहा है ना, इसका r³ r4 कुछ कर दो, ठीक है। अभी भी इन फोर्सेस पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, हमें भी ये नहीं पता कि किस डिस्टेंस पे क्या होंगी, वी ओनली नो दैट इट इज शॉर्ट रेंज्ड, ठीक है। 1/r की पावर क्या, कुछ नहीं पता, ठीक है, बट इट इज शॉर्ट रेंज, विच मीन्स होगा क्या कि अगर यहाँ कहीं होंगे तो इनके बीच में खूब सारा रिपल्शन होगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में, बट एक डिस्टेंस तक अगर यहाँ पर आ गए किसी तरीके से, फिर ये अट्रैक्ट कर लेगा। आ रहा समझ, एकदम ऐसा सोचो कि मैग्नेट की तरह है, और मैं मैग्नेट यूँ कर रहा हूँ, अभी ये रिपेल ही कर रहा है क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना, ऐसे अगर मैं करूँ, अभी ये रिपेल ही कर रहा है क्योंकि ये नीचे जा रहा है, पर एक सर्टेन डिस्टेंस पे आने के बाद ये खुद से अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं कि जहाँ पे इस तरह सोचो, ये है कि ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे आने के बाद ये ढलान आ जाएगी, बट इसके ऊपर नहीं है ढलान। इस बैरियर को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम कूलम बैरियर। आप समझ रहे हैं कि जितना दूर होगा वो अंतर ही नहीं पड़ेगा, दो प्रोटॉन फार अपार्ट है, एकदम फोर्स नहीं दे रहे एक दूसरे को, जैसे जैसे हम क्लोज लाते जा रहे हैं एक बैरियर आता जा रहा है, ये दूर जाना चाह रहे हैं, है ना, कोई यहाँ चीज़ है कोई यहाँ चीज़ है, दोनों दूर जाना चाहेगी। न्यूक्लियर जितना बड़ा होगा तो अनस्टेबल होना चाहिए। हाँ, है ही, वो तो है ही, जितने भी मतलब शायद एटॉमिक नंबर 80 के ऊपर सब कुछ रेडियो एक्टिव है, क्योंकि सर हाइड्रोजन हीलियम के बाद जो बड़े वाले एलिमेंट्स 0.014% है उसमें सिर्फ, नहीं वो तो इसलिए भी क्योंकि छोटे से बड़ा बनाना मुश्किल है, और शायद वो अनस्टेबल, हाँ अनस्टेबल है तो रेडिएशन की वजह से छोड़ मतलब धीरे धीरे डीके कर जाते हैं, हाँ ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, कूलम बैरियर की, एक बार लेकिन आप पास आ गए फिर उसके बाद अंदर ही जाना है, उसके बाद न्यूट्रॉन कैप्चर हो ही जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है ना किसी चीज़ को, मतलब इस चीज़ को अगर हमें फ्यूज़ कराना है एटम को, आप प्रोटॉन नहीं भेजेंगे, प्रोटॉन को भी अगर बम्बार्ड करेंगे तो भी वो फ्यूज़ कर सकता है, कूलम बैरियर को वो पार कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम करें क्या, बेस्ट तरीका क्या है कि आप भेजो यहाँ पे न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन को कूलम बैरियर नहीं मिल रहा है कोई, है ना। बट द प्रॉब्लम इज न्यूट्रॉन को आप एक्सेलरेट कैसे कराओगे, उसको बस चार्ज ही नहीं है, उसको चार्ज कराना बहुत मुश्किल है ना, उसको उसकी रेज निकालनी बहुत मुश्किल है न्यूट्रॉन की, है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम है। वरना तो हम क्या है कि न्यूट्रॉन्स की रेज बनाते हैं और डेली कोई नया, हम अभी तक गोल्ड बना चुके हो तो खूब सारा एटम्स को मिला मिला के, है ना, हमारे गोल्ड का संकट खत्म हो जाता सारा एक बार में, ठीक है, गोल्ड के प्राइस गिर जाते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया पहला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट लिखो वीक न्यूक्लियर फोर्स। It is responsible for radioactive decay of some nuclei.
रेडियो एक्टिव डिके ऑफ सम न्यूक्लियर, मतलब हमें क्या पता लगा कि भाई अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, रेडियो एक्टिव डिके नहीं होना चाहिए, कई सारी जगहों पे नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हमें दिख रहा है, विच मीन्स वहाँ पे कोई और फोर्स एक्ट कर रही है ना, तो इसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, है ना। वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट इंटरैक्ट्स, वो क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स की तरफ ही हम जा रहे हैं, वहाँ पे 4 फोर्सेस होती हैं, 16 टाइप के पार्टिकल होते हैं, 16-17 टाइप के बस, ठीक है। बस ठीक है। अच्छा हाँ, बट फिर नेक्स्ट इसका एक सब पॉइंट लिखो, दीज फोर्सेस आर नोन टू चेंज द फ्लेवर ऑफ क्वार्क, द फ्लेवर ऑफ क्वार्क, यहाँ पे फ्लेवर शब्द यूज कर लेते हैं। क्या होता है कि जो क्वार्क होते हैं ना, वो भी मतलब 2 टाइप के होते हैं, कि 2 नहीं एक्चुअली अप और डाउन मेनली होते हैं, इसके अलावा ना कुछ मतलब एक्चुअली टोटल जो क्वार्क होते हैं ना वो 6 टाइप के होते हैं। हाँ, ये चार्म, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, अप, डाउन, ठीक है, ये अजीब किस्म की, तो इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेवर। अब इन क्वार्क का जो फ्लेवर है आपका डाउन कर दे, कौन कर सकता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, किसी वजह से कर देता है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर होंगे आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स टुगेदर फॉर्म 4 फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, नहीं, इन क्वार्क से मिलकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह सब बना है, और उससे मिलकर सारे एटम बने हैं, और उससे मिलकर सब कुछ बना है। हाँ, नहीं, इंट्रिंसिक कुछ नहीं है, वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है, क्वांटम स्टेट है। फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। हम फंडामेंटल फोर्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इनकी मदद से और दूसरी फोर्स बना सकते हैं। जैसे ये पुश की फोर्स है, ये कहाँ से आई, कैसे आई, ये इन फंडामेंटल फोर्सेस से आई। कैसे कि मेरी यहाँ जो है ना फ्रिक्शन दिया इसने, ये इसने फ्रिक्शन कैसे दिया, क्योंकि वहाँ पे एटम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो एटम्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, कि जो एक एटम है दूसरे एटम को रिपेल करने की कोशिश कर रहा है। वो एक बैरियर है जो 2 एटम नहीं कर सकते, और मैं उस बैरियर को पुश कर रहा हूँ, उनको स्क्वीज कर रहा हूँ, बट वो फोर्स को आगे पुश कर रहे हैं। ये एसेंशियली क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये। फिर 5 मिनट, अब लिखो एक टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी। कूलम बैरियर समझ आ गया, कल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज हम पूरी करेंगे सारी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी लिखिए कि स्पॉन्टेनियस emission of radiation from nucleus, radiation from nucleus of certain unstable atoms। देखो मैं एक तो स्टेप 1 ये ले सकता था, सब पहले आपको बता दूं कि ये जो मास है, हम इसमें कितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन डाल दें कि अनस्टेबल हो जाए। हम दूसरी साइड से चल रहे हैं जिस तरीके से डिटेक्ट हुआ था असलियत में मैडम क्यूरी ने जब रेडिएशन की थ्योरीज दी थी, ठीक है। हम वहाँ से करेंगे और फिर देखेंगे कि उस रेडिएशन का इस न्यूक्लियर साइज से क्या लेना देना है, और फिर जब ये अनस्टेबल हो जाता है तो क्या इस रेडिएशन एनर्जी का हम और बेहतर यूज़ कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे न्यूक्लियर फिशन पे और फ्यूजन पे, ठीक है। और कल शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होगी हमारी, क्यों, क्योंकि हमें इंडिया की सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पढ़नी है। इसमें प्री पे खूब सवाल आते हैं, और 1-2 साल पहले शायद अभी मेंस में आया था, थोरियम बेस्ड रिएक्टर पे पहले भी एक बार मेंस में आ चुका है। तो हर 5-10 साल में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के ऊपर सवाल आता ही आता है, ठीक है। और प्री में तो बहुत कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने कि स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन अनस्टेबल एटम्स, है ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडिएशन लिखो, टाइप्स ऑफ रेडिएशन जो सबसे कॉमन है वो कौन सी हैं,
कि जब ये जो मैंने छोटा न्यूक्लियस बनाया ना, जब न्यूक्लियस बड़े हो जाते हैं ना, उसमें खूब सारे ऐसे ये होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, और ऐसे खूब सारा ये बड़ा सा हो जाता है। ये जनरली जब अनस्टेबल एटम होता है, स्पॉन्टेनियस अल्फा पार्टिकल का डीके बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो लिखो अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेडिएशन। अल्फा रेडिएशन मीन्स टू ये कहते हैं प्रोटॉन्स, टू प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि इस न्यूक्लियस से हीलियम निकल रहा है, बोल सकते हैं हीलियम का आयन ही है वो, बट एक्चुअली क्या है कि ये 4 चीज़ें मिली, नहीं गलत 4 चीज़ें मिला दी मैंने, ये 4 चीज़ें मिली और ये टूट कर बाहर आ गई। हाँ, हाईली एनर्जेटिक है। हाँ, तो फिर ऐसे ही ना मैडम क्यूरी क्या रेडिएशन पॉइजनिंग से मर गए। ये सब वो अर्ली साइंटिस्ट थे, इनको बड़ा मजा आ रहा था न्यूक्लियस के साथ खेलने में। सर 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन, है ना, मिल गया अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट है बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन या बीटा पार्टिकल, है ना, इट इज इलेक्ट्रॉन डीके। हाई स्पीड का कोई ज़रूर नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन डीके हो रहा है वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन डीके, लेकिन पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की रेज आप मार दोगे, उसको हम बोलते हैं कैथोड रे। कैथोड रे और दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, पर दोनों में अंतर क्या है, ये स्पॉन्टेनियस डीके है फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो बीटा डीके क्या है कि क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन डीके स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। और ये कैसे हो रहा है, पता है क्या हो रहा है, अब ये इसके अंदर तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से आ रहा है। अब ये हम बाद में देखेंगे कि किसी वजह से ऐसा हो रहा है। पहले उस समय जब ये हो रहा था तब इनको नहीं पता था, ये बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज निकल कर बाहर आ जाता है और ये पॉजिटिव बच जाता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ लो, जो न्यूट्रल है वो पॉजिटिव हो जाता है और कुछ नेगेटिव निकाल देता है। ठीक है, तो हाँ, ये हम देखेंगे कल एक और बढ़िया महिला साइंटिस्ट है, उनका नाम भूलिए मैं, उन्होंने कहा, कई साइंटिस्ट ने बोला कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे ये प्रोटॉन कैप्चर करके बड़ा कर दे। तो उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत ही नहीं, मतलब कोई पूछ रहा था कि यूरेनियम वगैरह बने कैसे, स्टार के अंदर भी कैसे बने, तो वो एक एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने कहा ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो बड़े न्यूक्लियस है ना, ये प्रोटॉन कैप्चर नहीं करती, न्यूट्रॉन कैप्चर करते हैं और बीटा डीके करके पॉजिटिव बना देते हैं। कोलम बैरियर गया, तेल लेना, कोई कोलम बैरियर नहीं है, वो न्यूट्रॉन कैप्चर करेंगे, प्रोटॉन बना लेंगे। न्यूट्रॉन तो कैप्चर हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो उसके पे तो कोलम बैरियर ही नहीं लग रहा, उस पे चार्ज भी तो नहीं है ना, चार्ज नहीं है ना, इसलिए तो वो आ गया न्यूट्रॉन न्यूक्लियस तक। प्रोटॉन तो आ ही नहीं पा रहा था, ये आ गया, इसने कैप्चर कर लिया और बीटा डीके कर लिया, लोग मिल गया प्रोटॉन। जो उसका मास डिफरेंस होता है इसीलिए आता है। हाँ, और नेक्स्ट लिखो, बाहर इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग, गामा रेडिएशन। ठीक है, इट इज़ अ हाई एनर्जी रेडिएशन दैट डज नॉट चेंज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, बस सीधे गामा फ्रीक्वेंसी की हाँ, बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। क्वेश्चन का हाँ जी,